जबकि एक्चुअल वास्तु जो होता है, वास्तु का मतलब क्या है? मुझे ये वास्तु का मतलब आज तक नहीं पता था कि सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड, एक के बिना दूसरा अधूरा है। मुझे लगता है आज तक शायद ही किसी ने बताई होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं इस पे इतनी डेप्थ में कोई बात कर नहीं रहा है। 7,000 लोगों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी, उनको वैदिक आर्किटेक्चर सिखाया गया था, तब अक्षरधाम मंदिर बना। ओके, मुझे लगता है आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट। तो मेरे हमेशा ड्यूअल माइंडसेट चलता है कि सही है नहीं है। अब आपके ये ड्यूअल माइंड के ऊपर है ना, एक पावरफुल रेमेडी आपको बताता हूँ जो कि आपके व्यूअर्स के लिए बहुत काम देगी। बीइंग ए ह्यूमन, हम लोगों की औकात नहीं है कि हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाएं। पूजा स्थान की बात हो रही है और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है तो खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर में कभी लाल कपड़ा ना बिछाएं। आई एम सॉरी, मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ इस चीज को। दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी खरीद के लाते हैं, राइट। पता ये रेमेडी मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैक्सिमम लोगों को पता लगनी चाहिए। हम तो भिखारी हैं, भगवान के सामने जाते हैं कि भाई हमारे को दे दो। मेनली सब जो उन्होंने डायरेक्शंस बताई उन्हीं डायरेक्शंस पे बनाना चाहिए, बाकी सारी अवॉइड करनी चाहिए। लेकिन अगर किसी का घर बहुत छोटा है, अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, वहाँ पे अपना ऑफिस स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आप दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया में भी देखेंगे, प्राइम लोकेशन होता है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन डैमेज पड़ी होती है, वहाँ पे कोई कुछ करने वाला ही नहीं होता। तो थाउजेंड्स ऊपर केस स्टडीज है कैंसर की। मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी कितना मैटर करती हैं लाइफ। जो बिजनेस में आपके खासकर प्रॉस्पेरिटी और इनकम और आपका ग्राहक वो नहीं आ पा रही है, तो अगर वो वीक होंगे तो वहाँ पर छोटी सी चीज जो आपके घर में हर टाइम अवेलेबल रहती है, गेहूं का आटा। बिजनेस में स्पेशली स्टेबिलिटी नहीं होती, कैश फ्लो की दिक्कत रहेगी, कैश क्रंचेस रहेगा उनके यहाँ। येलो रंग की गुल्लक की रेमेडी उधर बहुत अच्छी है। कि किस्मत लिखी है, पहले से लिखी है सबकी। उसके बाद भी हम एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, तो क्या उससे किस्मत बदल जाती है? मतलब हेल्थ इश्यूज इतने बड़े कि उनकी डेथ हुई। अच्छा, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट बहुत वीक होता है वहाँ पर हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। अब आपने हेल्थ की बात की है तो मैं छोटी सी एक रेमेडी जरूर देना चाहूंगी। दूसरी, बीमार आदमी को भी अगर मान लीजिए किसी के घर में हॉस्पिटल से छूट के आता है, अगर इस डायरेक्शन के अंदर उसको सुलाया जाए, बिठाया जाए, तो उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। अगर आपने बुधवार को मंगलवार को कर्जा ले लिया तो वो आपका उतरना मुश्किल हो जाता है। हर डायरेक्शन के अंदर पॉइंट्स होते हैं, वैदिक एंट्रीज होती है, उसका ध्यान रखते हुए ही आपको द्वार का चयन करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रॉब्लम आपकी किस्मत में नहीं, आपके स्पेस में हो सकती है? पॉडकास्ट विद आशी के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं आचार्य पुनीत जैन और आचार्य निशु जैन, जो कि वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट्स हैं। ये हस्बैंड वाइफ डुओ पिछले कई सालों से अपनी गहरी वास्तु एक्सपर्टीज के थ्रू लोगों के घर और वर्क प्लेसेस में पॉजिटिविटी, बैलेंस और समृद्धि लाने का काम कर रहे हैं। आज के इस एपिसोड में हमने जाना कि वास्तु कैसे हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है और छोटे छोटे चेंजेस कैसे बड़े रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को स्मूथ बनाना चाहते हैं तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिएगा। वेलकम पुनीत सर, वेलकम निशु मैम टू पॉडकास्ट विद आशी। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, आपकी प्यारी सी स्माइल। थैंक यू। यहाँ की एनर्जी पॉजिटिव लग रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ का। अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है, अच्छा लग रहा है, फील गुड हो रहा है। तो हमारा काम ही एनर्जीज का है, तो पता लगता है साइट पे जाते ही या किसी प्लेस पे जाते ही कि एनर्जीज कैसी है। तभी मैंने सबसे पहला सवाल आपसे यही किया। मुझे लगा बातों बातों में चेक करवा लेती हूँ थोड़ा सा। तो मैम सर, हम लोग एक बार ना सबसे पहले वास्तु को समझते हैं कि वास्तु क्या है एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी वास्तु की बेसिक को समझते ही नहीं है कि क्यों करवाना चाहिए, होता क्या है। तो एक बार थोड़ा सा वास्तु क्या है इस पे बात करते हैं। अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो वास्तु ही ऐसा नहीं है कि ये 10-20 साल से आया है, ये हजारों साल से हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर हम बात करें विश्वकर्मा प्रकाश, माया मतम, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसके अंदर वास्तु का पूरा विवरण दिया गया है। अच्छा। और लोगों को मिथ रहता है कि वास्तु कराने से तोड़फोड़ होती है, जबकि एक्चुअल वास्तु जो होता है, वास्तु का मतलब क्या है? वास करने योग्य स्थान, आपके काम करने योग्य स्थान। तो जिस प्रकार
आयुर्वेदा के अंदर पंच तत्वों को बैलेंस करके आपकी बॉडी को अलाइन किया जाता है, आपकी बॉडी को हेल्दी किया जाता है। ऐसे ही वास्तु के अंदर पंच तत्वों को बैलेंस करके आपके वर्क प्लेस, आपके घर को हेल्दी और पीसफुल बनाया जाता है। ओके, मुझे ये वास्तु का मतलब आज तक नहीं पता था, सो दिस इज वेरी न्यू टू मी। और ये जो वास्तु एंड एस्ट्रो है, ये आपस में कनेक्टेड कैसे है? क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वास्तु से पहले हमें आपकी कुंडली भी देखनी पड़ेगी, तो हाउ इज इट कनेक्टेड? ये सारे सब्जेक्ट, हम वास्तु की बात करें, हम एस्ट्रो की बात करें, इवन मैं आपने न्यूमरोलॉजी की बात नहीं की तो मैं न्यूमरोलॉजी की भी बात करूंगी कि सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है कि आपके कहते हैं ना सागर की कुछ बूंदे ही आपको मिल जाए ना तो आप समझ लीजिए आपने पार पा लिया। देखिए, जैसे कि आपकी लाइफ में वास्तु और आपके ग्रह ये किस तरह से काम करेंगे, एस्ट्रो आपके प्लैनेट्स के साथ जुड़े हैं, वास्तु आपके डायरेक्शन के साथ जुड़े हैं, पर डायरेक्शंस भी प्लैनेट्स के साथ ही जुड़े हैं। अगर आपकी पत्री में बुध वीक है, आपका बुध खराब है आपका, तो डेफिनेटली वास्तु में भी आपको नॉर्थ डायरेक्शन खराब मिलेगी। अगर आपका जुपिटर वीक है तो डेफिनेटली नॉर्थ ईस्ट में आपको या तो वॉशरूम मिलेगा या स्टोर मिलेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज मिलेंगे ही मिलेंगे। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो जब भी, इसीलिए हम भी करते हैं, जब भी हम वास्तु की बात करते हैं तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ और टाइम भी जरूर लेते हैं, जिससे हम समझ पाए कि उसके लिए क्या अच्छा है। ओके जी सर, अभी जैसे आपने बात किया कि वास्तु जो है वो अब ये 10-20 साल से शुरू नहीं हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते भी हैं कि वास्तु तो अभी नई नई चीज आई है, लोगों को पता ही नहीं है। तो ये मैंने कुछ एक टर्म सुनी थी, वास्तु पुरुष। ये वास्तु पुरुष क्या है और कब से ये सब चीजें चलती आ रही है, क्या कहानी है इसके पीछे? आशीष, इसके अंदर ना अलग अलग ग्रंथों के अंदर विवरण एक ही है, लेकिन लैंग्वेज का फर्क है। अगर हम माया मतम की बात करें तो माया मतम कहता है कि पहले के जमाने के अंदर युद्ध जो होते थे वो युगों युगों तक चलते थे। ऐसा नहीं कि 2 दिन की लड़ाई हुई, 5 दिन की लड़ाई हुई। तो माया मतम ये कहता है कि एक बार भगवान शिव और राक्षसों के गुरु अंधकासुर के अंदर युद्ध हो रहा था। तो वो इतने युगों तक चला तो दोनों थक गए। तो भगवान शिव थकने के बाद एक जगह पे विश्राम करने के लिए बैठे तो उनके माथे से एक पसीने की बूंद जमीन पे टपकती है, जिससे एक बड़े भयानक राक्षस की उत्पत्ति होती है। और वो राक्षस भगवान शिव से कहता है, भगवान आप थक गए हैं, क्या आपकी जगह मैं युद्ध कर लूं? तो भगवान शिव कहते हैं आप कर लो। तो जब वो युद्ध करने जाता है तो देखते देखते सब राक्षसों को खा जाता है और जो बचते हैं वो इधर उधर भाग जाते हैं। अब भगवान शिव तो भोले थे, तो वो राक्षस उनके पास जाता है और उनसे कहता है, भगवान मेरे को वरदान चाहिए। तो भगवान शिव कहते हैं आप वरदान मांगो तुम। तो वो वरदान मांगता है कि मैं जब से मेरा जन्म हुआ है मेरी तृष्णा शांत नहीं हुई है, मैं बहुत भूखा हूँ। अच्छा। तो बोले कि क्या क्या खाना है? तो वो कहता है कि मेरे को तीनों लोगों को खाने की आज्ञा दी जाए। अब भगवान शिव तो भोले हैं, वो कुछ बोल तो सकते नहीं थे, तो उन्होंने बोला तथास्तु, क्योंकि वो वरदान देने का उसको कह चुके थे। तो ना वो राक्षसों और देवताओं में कोई फर्क समझते थे। तो वो सबसे पहले जब उसको वरदान मिला तो वो अपनी तृष्णा शांत करने के लिए सबसे पहले भूलोक की तरफ भागा, पृथ्वी लोक की तरफ। अच्छा। तो उस समय जो राक्षस बचे थे और जो देवता लोग थे वो इकट्ठा हुए कि अगर ये तीनों लोगों को खा जाएगा तो सारा संतुलन बिगड़ जाएगा, और पहले पृथ्वी लोक को खाएगा तो पूरा का पूरा पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। तो वो लोग सारे के सारे इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला कि ये नीचे जा रहा है, इसको आप है ना पृथ्वी लोक पे औंधे मुंह गिरा दो, और आप सारे के सारे राक्षस और देवता उसके ऊपर चढ़ जाओ। तो आप अगर उसमें देखेंगे जो चक्र होता है तो उसके अंदर 45 देवी देवता उसके ऊपर विराजमान होते हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी। अच्छा। सेंटर के अंदर ब्रह्मा जी होते हैं। तो वो राक्षस चिल्लाने लगा कि मैंने तो आप लोगों की मदद करी, हाँ। और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान? तो बोले कि आप जो विधि का विधान है आप उसके अंदर इंटरफेयर कर रहे हैं, आप प्रकृति के सारे बैलेंस को छेड़ रहे हैं। तो उसको बोला कि फिर मेरी तृष्णा कैसे शांत होगी, मैंने तो आपकी हेल्प करी है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया, अब से इस पृथ्वी लोक पे आप वास्तु पुरुष के नाम से जाने जाएंगे, और इस पृथ्वी लोक पे या कहीं पे भी कोई भी व्यवसाय स्थल बनेगा, कोई भी घर बनेगा, अगर उस घर के अंदर डायरेक्शंस के अंदर कोई त्रुटि होगी, कोई भी इनबैलेंस होगा, कोई भी गलत चीज होगी, तो वो अगर वो अच्छा होगा तो
तो देवता उसको वरदान देंगे, और अगर उस डायरेक्शन के अंदर कोई फॉल्ट होगा, कोई आपने एंटी एक्टिविटी करेंगे, तो ये राक्षसों का वो भोग बनेंगे। तो इस तरह से आपकी तृष्णा शांत होगी। तो इसके पीछे ये स्टोरी है, जो मुझे लगता है आज तक शायद ही किसी ने बताई होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं इस पे इतनी डेप्थ में कोई बात कर नहीं रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी। मुझे लगता है बहुत लोगों का माइंडसेट थोड़ा सा अलग होगा इसको सुनने के बाद। तो ये जो आपने बताया कि बिकॉज ये तो बहुत पुराना, मुझे लगता है ये तो सदियों से चलता आ रहा है। सदियां तो मुझे लगता है बहुत छोटा ही वर्ड हो गया है इसके लिए। ये बहुत पुराना ही एक तरीके का साइंस है। क्या हम इसे साइंस बोल सकते हैं? बिल्कुल साइंस है। अगर हम बात करें तो सारे के सारे आप किले देखेंगे जितने भी, हाँ जी। अगर हम दिल्ली की बात करें तो अक्षरधाम मंदिर की बात करते हैं, वो 100% वास्तु के हिसाब से बना है। अगर आपको सुन के बड़ा ताजुब होगा, पूरी बिल्डिंग के अंदर कहीं लोहा यूज नहीं करा गया है, क्योंकि वो खार की जगह है, जमुना जी के बिल्कुल नजदीक है, तो फाउंडेशन में लोहा यूज करा गया है। अदरवाइज पूरी बिल्डिंग में कहीं नहीं यूज करा। उसको वैदिक आर्किटेक्चर पे बनाया गया है। पत्थरों के अमेजिंग जॉइंट्स हैं। आई हैव बीन टू मतलब अक्षरधाम टेम्पल, बट मैंने कभी ये चीज नोटिस नहीं की। तो पूरा का पूरा पत्थर के जॉइंट्स से वैदिक आर्किटेक्चर पे बना है। बहुत स्टडी किया है इसके बारे में। Okay. और इस वैदिक स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए 7,000 लोगों को पहले ट्रेनिंग दी गई थी, उनको वैदिक आर्किटेक्चर सिखाया गया था, तब अक्षरधाम मंदिर बना है। ओके ओके, मुझे लगता है आज मुझे बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है इस पॉडकास्ट में। अभी आपने छोटा सा बात बोली, साइंस है। साइंस क्या है? साइंस वो है जिसका लॉजिक है। करेक्ट, ठीक है, बट लॉजिक ढूंढा किसमें से जा रहा है? जो ऑलरेडी क्रिएटेड है। राइट। लॉजिक भी तो वही मिलेगा। लोग ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? जो ऑलरेडी क्रिएट है वही तो ढूंढ रहे हो आप। बिल्कुल सही बात है। तो साइंस तो बाद में आया, उससे पहले सब कुछ आ गया। राइट। ओके, तो अगर हम लोग आपकी जर्नी के बारे में बात करें कि ये जर्नी आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपने कब एस्ट्रोलॉजी वास्तु में आना शुरू किया, और कब आपको लगा कि यस यू आर एक्चुअली मेड फॉर दिस? अगर मैं मेरी बात करती हूँ पहले, तो इन अ वेरी टेंडर एज, शायद मैं 8 साल की थी, जब से मतलब मेरे को समझ में आता है कि मुझे याद है महाराजियों में बैठना, संतों में बैठना, उनके चौमासे अटेंड करना, तब से मुझे फीलिंग आने लगी कि ये क्या है, क्या चेंज आ रहा है। अच्छा, ग्रंथों में भी तब मैंने थोड़ा सा उनसे सीखा, उनसे पढ़ना शुरू किया, उनके शास्त्र, तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते थे तो मुझे अट्रैक्ट करते थे। मुझे नहीं पता था कि मैं पिछले कई जन्मों से जुड़ी हुई हूँ, बट इस जन्म में वहां से मेरी शुरुआत हुई। शायद मैंने 11-12 ईयर्स की होंगी तब मैंने न्यूमरोलॉजी फर्स्ट टाइम रीड किया, और उसके बाद मेरा इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हुआ। ये जो 11-12, यस, स्टडीज में कम, इन चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो उधर से सीखते 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 फिर इनसे मिली। 2001 में हमारी शादी हुई, इनका भी इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, और कहते हैं ना कि सब डेस्टिनी में ऑलरेडी तैयार है। हम कोई नहीं है कुछ भी चुनने वाले, सब कुछ उसने डिसाइड किया हुआ है। तो इनका भी इसी में आना लिखा हुआ था। तो बस साथ साथ इन्होंने भी अपनी स्टडीज स्टार्ट करी, इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया कि ऐसा क्यों। सबसे पहले देखिए आप क्या करते हैं, सीखते तो आप कुछ बहुत कुछ है, मैंने भी बहुत सारी मोडालिटीज सीखी हुई है, बट ऐसा नहीं है सब कुछ हम एप्लीकेबल करते। Okay. आप ये देखते हैं कि आपने क्या अपनाया और आपको इससे क्या मिला। क्या ये चीज काम करती है? यस, डेफिनेटली करती है। पहला कौन होता है? आप खुद पर अप्लाई करते हैं, पहले आप खुद को समझते हैं, खुद को जानते हैं, खुद पे अप्लाई करते हैं, अगर रिजल्ट मिलता है तो डेफिनेटली वो चीज काम करती है। तो हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये चीजें ऐसे ही है, बस सीख लो या ऐसा ही होता है, नहीं, बहुत कुछ अच्छा होता है। उसके बाद ये आगे बढ़ते गए, ये अपने बारे में हम बताएंगे। अगर मैं बात करूं तो मैंने काम करना स्टार्ट किया था द एज ऑफ 17 ईयर्स। अच्छा। मैं सेकेंड ईयर में था, एक जॉब से स्टार्ट करा, काफ़ी लंबा पीरियड निकला। मेरी शादी हुई तो निशु को स्टार्टिंग से इनका शौक था, तो नई नई शादी होती है, पुरानी शादी भी हो जाए तो भी आदमी अपनी वाइफ को बर्थडे पर, एनिवर्सरी पे गिफ्ट देता है। राइट। तो अब मेरे घर के अंदर 0 फॉलोअर थे, किसी को वास्तु का भी नहीं पता था। तो
एक बार निशु ने मेरे से बोला कि मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए पुनीत, लेकिन मैं घर में जैसे जैसे चेंजेस बता रही हूँ वैसे वैसे आप चेंजेस कर दो, यही मेरा गिफ्ट है, यही मेरा गिफ्ट है। बनिया फैमिली, जैन फैमिली, टिपिकल जैन फैमिली। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने जैसे जैसे इन्होंने चेंजेस बोले मैंने वैसे वैसे चेंजेस किए। कोई हमारा काम अटका हुआ था घर का, अब मानिए वो 6 महीने भी नहीं शायद लगे, 3-4 महीने के अंदर जो कई साल से अटका हुआ था वो काम हो गया। अच्छा। तो मेरे फादर फिर फॉलोअर हो गए, मेरी मदर फॉलोअर हो गई, तो मेरे घर के अंदर सब लोग। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट, मैं निशु के साथ स्टार्टिंग से विजिट पे जाता था तो मेरे को इंटरेस्ट बना रहता था। फिर एक दिन हम लोग नया घर देख रहे थे तो मैंने ऐसे इसको बोला, मैंने कहा बहुत हो गया, पेमेंट्स आती नहीं ये वो, और मेरे को है ना वास्तु करना है। इसने उस समय तो लाइटली ले लिया कि शायद मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे को सीरियसली वास्तु करना है। तो बस फिर वो जर्नी स्टार्ट हुई और वो आज तक चल रही है। इवन ऐसी फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ पर कोई एक सिंगल फॉलोवर नहीं था। तो आपने जब मतलब ऑफ कोर्स आप लोग मैरिज से पहले जरूर मिले होंगे, आपकी बात हुई होगी, आपने कभी ये वाली चीज इनको पूछी नहीं कि आपको वास्तु में इंटरेस्ट है? मेरी जब शादी हुई, मेरी रिश्ता पक्का हुआ, इवन आप मानेंगे कि यहाँ पर कोई डेट भी नहीं निकलवाता कुंडली में के हिसाब से कि मुहूर्त निकलवाए, मुहूर्त के हिसाब से। So which is very uncommon in Hindu families. हमारे यहाँ पे नहीं होता था फॉलो, मतलब मैच मेकिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं। मैं उनमें से थी कि मुझे हर चीज मुहूर्त के हिसाब से चाहिए। हाँ। तो थोड़ा सा लोगों को समझ में आने लगा कि यस, ये चीज मतलब ऐसा नहीं है इसको इग्नोर किया जा सके, या ऐसा है कि इसके लिए रिश्ता ना किया जा सके, इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है, चलो कर लेते हैं। तो चेंजेस करवा के मैम ने बेसिकली फैमिली क्रिएट कर ली अपने घर में और बहुत सारे वास्तु फॉलोअर जो नॉन फॉलोअर थे उनको फॉलोअर बना दिया। मैं इनकी फैमिली की नहीं, मैं अपनी फैमिली की बात करूंगी कि इस मेरी खुद की फैमिली भी कोई फॉलोवर नहीं था। जब मैं इस प्रोफेशन में प्रॉपरली आई हूँ और मैंने इस चीज को अच्छे से फॉलो किया, इसके रिजल्ट्स मिले, मेरे घर में एक एक इंसान फॉलोवर है। पूछे बिना कोई काम नहीं होता, सारी चीजें पूरी प्रॉपरली जान अच्छे समझ के पूछ के फिर उसको फॉलो किया जाता है। ये बहुत शॉकिंग है क्योंकि यूजुअली हम लोगों के अंदर जो आदतें आती है ना वो अपने पेरेंट्स से आती है, उनको देख के आती है कि वो क्या फॉलो कर रहे हैं। तो कभी उनको ऐसा नहीं लगा कि आप कितने डिफरेंट जोन में जा रहे हो ऐसे? हाँ, ऑब्वियसली बिल्कुल। मेरे फादर जो थे, मेरे फादर इन चीजों को फॉलो नहीं करते थे, बट मेरे जो बाबा थे, मेरे दादा और मेरी दादी, मैंने उनके साथ ही मंदिर जाना सीखा। मैंने उनके साथ ही स्थानक, हमारे जैन समाज में जैन धर्म में स्थानक होता है श्वेतांबरियों का, तो वहां गई। महाराजियों में बैठना, चौमासे अटेंड करना, क्योंकि मेरे जो बाबा थे वो जैन धर्म में प्रधान काफी रह चुके थे। अच्छा। जैन समाज के, तो उनके साथ काफी कुछ मैं सीख गई थी। तो वहीं से मेरा इंफ्लुएंस। तो मैं ही कहूंगी कि ये सारी चीजें मुझे मेरे बाबा और दादी से ज्यादा मिली, पेरेंट्स से भी ज्यादा। तो धीरे धीरे अब वो उनको काफी मतलब ये है कि हम फादर तो अभी नहीं रहे, बट मदर जो है अब भी उनको वो सब चीजों को फॉलो करती है, वो अब सब चीजों को समझती है। फादर भी समझने लग गए थे जाने से पहले, बट फॉलोवर नहीं थे तब तक, जब तक मैं पूरी तरह से प्रोफेशन में नहीं आई हूँ। पर हम ये कह सकते हैं कि मैम का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल शुरू में देखो मैंने बहुत छुप छुप के सीखा है। अच्छा। और छुप छुप के किया है। आज मैं बहुत तो आपके पॉडकास्ट के थ्रू उनको भी पता चल रहा है कि मैंने सब कुछ छुप छुप के सीखा। मेरी डॉटर है छोटी, 12 इयर्स की हुई है, तो मैं उससे कुछ चीज पूछता हूँ कि बेटा मेरी वॉच नहीं मिल रही, बेटा कहाँ है? पापा वो नॉर्थ ईस्ट की ड्रॉअर में रखी है। Oh my वो नॉर्थ वेस्ट की ड्रॉअर में रखा है। वो डायरेक्शंस कि आपका है ना आपका पर्स वहाँ पे रखा है, मैंने है ना आपका पर्स वहाँ साउथ वेस्ट में देखा था। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारी बात होती है कि हमें ढूंढना नहीं पड़ता है। ओह गॉड, ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि सब मतलब इतना इन्फ्लुएंस आ चुका है कि अब सबके रगों में बस गया कहीं ना कहीं। बहुत छोटी एज में हमने सबको सिखा दिया था। अच्छा, मैंने शी इज अ टैरो रीडर। अच्छा, हाँ, मेरी बड़ी डॉटर भी 12 नहीं, इन एज ऑफ 8। बड़ी की बात, छोटी की बात कर रही हूँ। इन्हें नहीं पता कि वो रीडर है, बट वो अभी घर बाहर नहीं हमारा ही रीड करती है। वाओ, शी इज अ रीडर, हाँ, टैरो रीडर, और बड़ी तो न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। ठीक है, बट छोटी वाली को अभी टैरो रीडर ही किया, अभी रेडी। नए राज खुल के आ रहे हैं आपके पॉडकास्ट। यही फायदा है हमारे पॉडकास्ट में आने का। ये क्योंकि मना करते हैं बच्चों को भी इन्वॉल्व नहीं करो, पर बच्चों का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली इधर की साइड होता जा रहा है। और इवन मेरी छोटी वाली का ज्यादा इंटरेस्ट इधर की साइड को रहता है कि नहीं मम्मा ये कैसे, मैं भी आप ही की तरह आगे ऐसे करा करूंगी, मम्मी मुझे भी ये चीज सीखनी है।
तो उसका भी से इंटरेस्ट इधर की साइड है। मुझे तो ऐसा लगता है यू बोथ हैव दैट स्ट्रॉन्ग ऑरा कि जिसको Yes. देख के ना सुन के लगता है कि हमें भी कुछ मानना चाहिए, कुछ सुनना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं यूजुअली ना मतलब बहुत ड्यूअल काइंड ऑफ पर्सनालिटी में आती हूँ। कभी लगता है कि ये बात बहुत सही है और कभी मुझे ऐसा लगता है कि मतलब क्योंकि मैं सरदारनी हूँ तो मुझे हमेशा अच्छा। से फील होता है कि हमारे में तो कुछ होता ही नहीं, यहाँ पे तो कोई देख ही नहीं रहा, सबकी फैमिलीज ठीक ही चल रही है। बट फिर रियलाइज होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, अपने चैलेंजेस सब कोई फेस कर रहे हैं। तो मेरे हमेशा ड्यूअल माइंडसेट चलता है कि सही है नहीं है। अब आपके ये ड्यूअल माइंड के ऊपर है ना एक पावरफुल रेमेडी आपको बताता हूँ जो कि आपके व्यूवर्स के लिए बहुत काम देगी। कैसे, क्या रेमेडी? जिस इंसान को कोई डिसीजन लेने के अंदर करूं या ना करूं ड्यूल थॉट्स आते हो कि ये करना है या नहीं करना, कि वो डिसीजन जब लेता है जब उसकी रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म से चली जाती है और बाद में पछताता है, राइट। तो ऐसे इंसान के घर के अंदर गणेश जी आपको मल्टीपल मिलेंगे। चाहे वो आपके पूजा के स्थान में रखे हों, जैसे आते हैं ना गिफ्ट आया कहीं से भी गणेश जी उठा के रख दिए जी गिफ्ट आया है, तो आप देखेंगे जिसको ड्यूल थॉट्स आते हो, जिसको टाइमली डिसीजन ना ले पाता हो, उस इंसान के यहाँ पे आपको मल्टीपल गणेश जी मिलेंगे। आप अपना घर चेक कर लो। मेरे को पता है, रियलाइज हो रहा है, मेरी बेटी एक्चुअली ड्रॉ करती है और वो Okay. ड्रॉ कर करके रख देती है। लगाती रहती है। हाँ। अभी जैसे अगर आपका मंदिर भी नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है और वहां पर भी आपकी यहाँ रिपीटेड मूर्ति फोटोग्राफ्स अगर भगवान की रखी जाती है तो भी माइंडसेट बैलेंस नहीं होता हमारा, तब भी थॉट्स जो हैं ड्यूल कभी रहते हैं। कंफ्यूजन की, कभी ये कर लूं कभी ये कर लूं, तो कंफ्यूजन बहुत रहती है उन इंसान को। तो मंदिर में भी हमेशा मूर्ति स्थापना करते हैं, मूर्ति स्थापना एक तो छोटे साइज की हो, दूसरी अगर फोटोग्राफ लगाते हैं तो भी एक ही लगाएं, रिपीटेड ना लगाएं। अगर रिपीट लगाएंगे तो कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी, चाहे कितना मर्जी आपने वास्तु फ्रेंडली घर बना रखा हो। और निशु जी की इस बात से एक और आपको रेमेडी ऐड करता हूँ कि अगर माइंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहता हो, कामनेस ना रहती हो, तो उस इंसान को अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर गंगा जल जरूर भर के रखना चाहिए। अच्छा, ये तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ये कोइंसिडेंटली है शायद, पर मेरे घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमेशा गंगा जल रहता है, पता नहीं कैसे। मतलब एक बॉटल है, ठीक है, जिसमें मैं बार बार गंगा जल भरती हूँ, मैं पता नहीं क्यों उसी कॉर्नर में रखती हूँ। बॉटल की मतलब ये जगह शायद कलश में coincidentally रखें या ग्लास में, चांदी के बॉटल ग्लास है। में रखें, या फिर आप तांबे का कलश भी ले सकती हैं, तांबे का बर्तन भी ले सकते हैं, या चांदी का बर्तन, उसमें रखे तो और अच्छा है। ओके, मैं घर में थोड़ा थोड़ा ट्राई दिन, करूंगी। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में अगर रखा ना, थोड़े थोड़े दिन बाद छींटा मार दे सारे घर में, हाँ। उसकी भी एनर्जीज आपके घर में आप खुद देखेंगे कि ये रेमेडी से मैजिक कैसे हो रहा है मेरे साथ। बट अभी जैसे आपने कहा कि मल्टीपल मूर्तियां नहीं होनी चाहिए किसी की भी, या फोटोज नहीं होनी चाहिए, तो अब जैसे किसी के पास है, जैसे मेरे ही घर में है या और भी लोगों के घर में ऐसा होगा, तो जो है उनका क्या करें फिर? क्योंकि आप अपने घर से ऐसे मतलब सबके मन में वहम आता है ना कि आप भगवान की मूर्ति कैसे उठा के कहीं रख दोगे। पहले तो ये सबसे पहले वहम ही निकाल दीजिए, ये वहम चीज ही नहीं साथ में होनी चाहिए। आप अगर मानते हैं तो वो आपको एक के साथ भी वही आशीर्वाद देगी जो आपको लग रहा है कि दो के साथ दे रही है, दो के साथ दे नहीं रही है, आपने उनको कंफ्यूज कर दिया। आप कनेक्ट जिससे कर रही हैं, आप सिर्फ उसको रखें। आपको आई से एक ही फोटो के साथ, एक ही मूर्ति के साथ कनेक्ट करना होता है हमेशा। अगर आप कभी इसको देखेंगे तो आपके साथ किसी के साथ कनेक्शन नहीं बैठेगा, तो कंफ्यूजन बढ़ेंगी। अच्छा। जिसको देखकर आप कनेक्ट कर रही हैं वो ही आपके लिए फ्रूटफुल है, बस। बाकी सब आप या तो मंदिर में रखवा दीजिए, या आप गंगा जी में तो नहीं कहेंगे आजकल, बट ये कि आप किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं, और कोई और ऑप्शन अभी है नहीं, क्योंकि अगर खंडित नहीं होती तो हमें उसको ऐसे भी नहीं फेंकना होता। आप मंदिर में दे सकते हैं, उसका बेस्ट है कि आप मंदिर में दे दो। ओके। तो वहां से कहीं ना कहीं पंडित जी किसी को दे देते हैं जिसको नीड होती है, लोग ले जाते हैं मांग के। अच्छा। दूसरी बात, लोगों को मिथ रहता है कि आजकल क्या है कि अगर मैं अक्सर बोलता हूं कि बीइंग ए ह्यूमन, हम लोगों की औकात नहीं है कि हम अपने घर के अंदर मंदिर बनाएं। हम अपने घर के अंदर बनाते हैं पूजा का स्थान। राइट। और मैं बहुत सारी साइट्स पे जाता हूँ, रेजिडेंशियल हो, फैक्ट्रीज हो, तो मैं देखता हूँ लोग है ना इतनी बड़ी बड़ी इतनी भारी भारी मूर्तियां लाके रखते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ क्या आपकी ये मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित है? क्या आपके यहाँ पे भोग लगता है आपके खाने से पहले? तो मना करते हैं, नहीं हमने तो ऐसे ही लगा दी। तो लोग है ना शौक के लिए पूजा का स्थान बनाते हैं। अगर बात करें तो 6 इंच से नीचे की आपकी मूर्ति होनी चाहिए, और
मल्टीपल मूर्तियां नहीं होनी चाहिए आपके यहाँ पे। आप मूर्ति के अंदर फोटो भी लगा सकते हैं। दूसरी बात, अब चाइना की मूर्ति आ रही है, आप अगर उनके फीचर्स देखेंगे तो इतने अच्छे नहीं होते फीचर्स। राइट। और लोग वो चाइना की मूर्तियां लाके रखते हैं, फिर कहते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही, हमारे को अच्छा नहीं लग रहा। इससे भी फर्क पड़ता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। आपने क्या मटेरियल यूज किया है, बहुत फर्क पड़ता है। आपको या तो चांदी की मूर्तियां यूज करनी चाहिए या फिर मिट्टी की, इको फ्रेंडली। पर अब आप, इससे मेरे दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया, जैसे लड्डू गोपाल जी होते हैं, हाँ, वो तो मेटल के हो गए ना। हाँ, तो आप, हाँ, तो आपको अगर रखने हैं तो आप उसमें मिट्टी के भी रख सकते हैं, या फिर आप तांबा या अपना कॉपर उसमें मोस्टली तांबे, ब्रास में हो, चांदी में हो, तो वो रख सकते हैं। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी देखे हैं और तांबे के उसमें देखे हैं। मूर्ति तो वैसे जो हम कहते हैं वो आपके अंगूठा, जो घर का मालिक होता है उसके अंगूठे से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मेनली अगर देखा जाए तो इस तरह से भी देख सकते हैं, और एक तरीका ये होता है देखने का, इस तरह से, इससे बड़ी अंगूठी नहीं होनी चाहिए। आपकी 5 उंगलियों के बराबर से ऊंची आपकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। अगर आप मूर्ति लगाते हैं, फोटो लगा रहे हैं, तो बहुत बड़ी बड़ी फोटोग्राफ नहीं लगानी चाहिए, नॉर्मल साइज की फोटोग्राफ्स लगा सकते हैं। अब अगर मंदिर की बात हो ही रही है, पूजा स्थान की बात हो रही है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मंदिर है, तो खासकर इस बात का ध्यान रखिए कि मंदिर में कभी लाल कपड़ा ना बिछाएं। जी, आसन हम लोग रेड कलर का यूज करते हैं। बिल्कुल मैटर करता है। अच्छा, तो इसकी जगह आप पीले रंग का या व्हाइट कलर का, ऑफ व्हाइट कलर का, क्रीम कलर का मैट जो नीचे बिछाते हैं, वो आसन आप दे सकते हैं। अगर हम रेड, आई एम सॉरी मैं कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ इस चीज को, अगर हम रेड कपड़ा बिछाते हैं तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है? आप देखेंगे आपको स्टकनेस आ रही है, स्टक, ब्लॉक, माइंड ब्लॉक हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा आपका। ओके। तो इसीलिए, और घर में क्या चाहिए? सूदिंग एनर्जीज। घर में हो चाहे ऑफिस में हो, आपको सूदिंग एनर्जीज चाहिए। तो हमेशा जो कपड़ा है, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर की बात हो रही है, अगर आपका ईस्ट में आ रहा है तो हम एक बार को मना नहीं कर रहे हैं, आप रेड कलर का कपड़ा आसन दे सकते हैं। जबकि यूजुअली जो कलर आसन का आता है वो मैक्सिमम रेड आता है। और अगर हम अपने एक्सपीरियंस की बात करें, इतने साल आज तक जितने भी क्लाइंट से बात हुई है, तो रेड कलर का मैक्सिमम लोग रेड कलर का कपड़ा बिछाते हैं, भगवान के नीचे आसन देते हैं। और बहुत सारे घरों के अंदर तो लोग ऐसे ही लगा देते हैं, आसन देते ही नहीं, तो वो भी गलत है। अच्छा, तो आसन आपको भगवान को जरूर देना चाहिए। दूसरा, उसके अंदर रेड कलर, जैसे मैम ने बताया कि एग्रेशन बढ़ता है, स्टकनेस बढ़ती है, सही टाइम पे सही डिसीजन नहीं, माइंड ब्लॉक हो जाता है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वास्तु पुरुष का सर आता है। अच्छा, तो आपको सर से रिलेटेड, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और मंदिर की बात चल रही है, तो एक और ये हमारी रिसर्च है कि हम दिवाली पे लक्ष्मी गणेश जी खरीद के लाते हैं। राइट। बताइए रेमेडी मैं अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ, लेकिन आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैक्सिमम लोगों को पता लगनी चाहिए। हम लोग मिट्टी के मंदिर लक्ष्मी गणेश जी लेके आते हैं जी। पूरे साल उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रतिष्ठित करते हैं, उनको शुद्ध करते हैं, उनको खूब मांगते हैं कि हमारे को धन दो, धान्य दो, संपत्ति दो, पीस दो, हारमोनी दो। लेकिन हम करते क्या है, दिवाली पे हम लोग उनको नए लक्ष्मी गणेश जी लाते हैं और उनको पेड़ के नीचे रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं, उनका निरादर करते हैं। पूरे साल हम लोग एक तरह से कहते हैं ना कि हम तो भिखारी हैं, भगवान के सामने जाते हैं कि भाई हमारे को दे दो। तो मेरा मानना यह है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको अपने घर के अंदर पूजा स्थान में चांदी के लक्ष्मी गणेश जी रखने चाहिए, जो अंदर से चांदी से ही ठोस भरे हुए हों। अच्छा, तो चांदी कभी अशुद्ध नहीं होती है, तो भगवान आपके सालों साल आपके साथ ही रहेंगे, उनको रिप्लेस भी नहीं करना चाहिए। दो मैं तो ये नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा से, जैसे मैंने बोला भी ना, कि ये वाला वहम मेरे अंदर रहता है कि जो मेरे घर में है मैं उनको कहीं और कैसे छोड़ाऊं। ठीक है, तो वो तो मेरे साथ आए थे, तो मैं तो नहीं कर सकती। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को मैंने ये करते देखा, इनफैक्ट मेरी दादी भी करती थी कि हर साल पुरानी मूर्ति बाहर जाती थी और नई मूर्ति घर के अंदर आती। जब तक हमें भी नहीं पता था, हमारे भी ऐसे ही होता था। लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर आपकी मान्यता है, आपके यहाँ पे ये बुजुर्गों का चला आ रहा है या कोई इस तरह का है कि आप लोग करना ही पड़ता है, तो हम वहाँ पे चेंज नहीं कराते। अदरवाइज आपको चांदी के ही लक्ष्मी गणेश जी रखने चाहिए और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। ओके। चांदी कभी अशुद्ध नहीं होती, चांदी हमेशा वैसी। और वैसे आपको बताऊं एक चीज हमेशा के लिए मान लीजिए, जिस चीज से आप कनेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी पत्थर से क्यों ना कर रहे हो, अगर आपने उसको प्यार और मंत्रों से
भर दिया ना तो वो आपका हो गया। आप उसे छोड़ ही आए तो उसकी एनर्जीज भी छोड़ आए। आपने उसमें एनर्जीज भरी और फिर उसको छोड़ दिया। बिल्कुल तो कोई भी, इसीलिए हम कहते हैं कि मंदिर में भी ना हमेशा आप एक ही मूर्ति रखें, क्योंकि आप एक से ही अच्छे से कनेक्ट करेंगे तो वो हमेशा आपको वही वाली एनर्जीज देंगी जो आप चाहते हैं, वही चीजें आपकी पूरी करेंगे जो आप चाहते हैं। अगर आप ये बात करें कि ये कप रखा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर आप इस पानी को पीने से पहले इसको थैंक यू करते हैं, इसका शुक्राना करते हैं कि आपकी वजह से मेरी प्यास शांत हो रही है, मैं आज जीवित हूं, तो आप देखिए इसका टेस्ट कितना फर्क आ जाएगा। आपको पता लगेगा नहीं ये इतना मीठा कैसे लग रहा है, इसका टेस्ट कैसे चेंज हो गया। अच्छा, तो क्या कर रहे हैं आप, एनर्जी डाल रहे हैं इसके अंदर। इसके लिए बहुत सारे ऑरा स्कैनर्स आते हैं, आप देख सकते हैं। इसके लिए कैमरास हैं, आप पानी की एनर्जी चेंज होता देख सकते हैं। आई हैव हर्ड अ स्टोरी जिसमें मतलब लोगों ने इस चीज पे एक्सपेरिमेंट किया था कि कहीं पे नेगेटिव बोला जा रहा था पानी के आगे और कहीं पे बहुत पॉजिटिव बोला जा रहा था, तो पानी सड़ गया था वो जहाँ नेगेटिव बोला जा रहा था। 2 प्लांट्स रखें, एक में आप रोज गाली देकर पानी डालें और प्लांट्स को भी ना खूब सुनाए, खूब गुस्सा करे, प्लांट पानी डाल दें उसमें, और आप एक को खूब तारीफ करें, खूब प्यार दें, उसको ब्लेसिंग्स दें। वो देखना उस प्लांट में और उस प्लांट में कितना फर्क है। आप खुद ही पिए पानी, आप खूब गुस्से में खूब गंदा बोलकर पानी पिए, आपको अलग टेस्ट आएगा। मतलब हमारी जो एनर्जीज है वो हर जगह ट्रांसफर हो रही है। आप जिससे प्यार करते हो उसको आप कितने, आप ये हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी पे लेते हैं। एक ड्रेस हमारे को बहुत अच्छी लगती है, हम उसको कितने अच्छे से तय करके प्रेस करके संजो के रखते हैं, और एक ड्रेस हमारे को पसंद नहीं है, कपड़ा पसंद नहीं है, उसकी हालत देखिए कैसी होती है, फेंक देते हैं उठा के, मतलब कैसे भी रखा रहता है वो। राइट, तो फर्क है। आपकी कोई तारीफ करता रहे, आपका फेस कितना खिला होगा। आपको एक बार कोई गलत बोल रहे, वो आपके अंदर सारा दिन चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि 70% तो हमारे अंदर भी पानी ही है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इम्पैक्ट, क्योंकि पानी बहुत जल्दी सुनता है। ओके, पानी जो आप बोल रहे हो, जो आप कर रहे हो, वो सब सुनता है, तो वो ऐसा ही इम्पैक्ट देता है। ऑलराइट, ये कुछ नया है और मुझे लगता है कि सच में लोगों के लिए बहुत काम आएगा। एंड मुझे एक चीज में, जैसे अभी हम लोग पूजा स्थान की बात कर रहे थे, तो आपने बोला कि अगर नॉर्थ ईस्ट में पूजा स्थान हो तो उसमें रेड कलर का कपड़ा नहीं बिछाना है। तो पूजा स्थान की एग्जैक्ट सही जगह क्या होनी चाहिए घर में? अगर हम पूजा स्थान की बात करें तो बेस्ट तो लोकेशन जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट होती है, लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट, मतलब नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जगह होती है नॉर्थ ईस्ट, आप वहां से पूजा का स्थान स्टार्ट कर सकते हैं और आप ईस्ट तक उसको बना सकते हैं। अच्छा। अगर किसी के पास ऑप्शन नहीं है इस जगह पे पूजा स्थान बनाने का, तो एक लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है, वो है वेस्ट डायरेक्शन का ऑप्शन। ओके, तो हम वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी पूजा का स्थान बना सकते हैं। ठीक है। और कहाँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए? बट मैं इस चीज को एक बार पुनीत को करेक्ट के साथ में कहना चाहूंगी, लोग कंफ्यूज ना हो जाए, कहीं वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर ईस्ट तक का पूरा पूजा स्थान बना दे। इतना बड़ा पूजा का स्थान भी नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, मतलब डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा का स्थान बना सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा का स्थान बना सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट जो कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में अपना पूजा का स्थान बना सकते हैं, और आप ईस्ट तक ले जा सकते हैं, ईस्ट में भी आप पूजा का स्थान अपना बना सकते हैं। मतलब ये 4 डायरेक्शंस आप यूज कर सकते हैं, पर वहां से पूरा टोटल कवर नहीं करना। इतना बड़ा नहीं बनाना चाहिए। संगमरमर का लोग बना लेते हैं, बहुत हेवी स्टोन्स का यूज करके पूजा का स्थान बनाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एग्जांपल देता हूं कि अगर वास्तु पुरुष का सर है, मैं आपको एक तसला भर के मिट्टी का दे दूं और मैं कहूं कि आशी आप इसको अपने सर पे रख के घूमो, तो आपको क्या रहेगा? अपने सर पे हैवीनेस रहेगी, पूरी बॉडी। तो हम बात करते हैं वास्तु के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट हमारा घर का सबसे लाइटेस्ट पॉइंट होना चाहिए। ओके। और अगर आपको एक्सपीरियंस करना है इसका, आपको इसको टेस्ट करना है, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, अपने घर वर्क प्लेस के नॉर्थ ईस्ट में 5 या 10 कट्टे रेते के लाके रख दो। मत रखना पर ये एक्सपेरिमेंट क्यों करूं मैं? तो बहुत से लोग लॉजिक मांगते हैं, तो ये लॉजिक ये है। कुछ लोग करते हैं ना कि ऐसा क्यों। हाँ, तो उन लोगों के लिए कि आप रख कर देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा 1 हफ्ते के अंदर। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं ड्यूअल उसमें चलती हूँ, लेकिन मैं रिस्क भी नहीं लेती हूँ लाइफ में। ओके, तो ऐसे कौन से स्थान है जहां तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए पूजा स्थल की? यहाँ तो बिल्कुल साउथ डायरेक्शन, साउथर्न एरिया, कोई भी
साउथ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ साउथ वेस्ट हो गया। तो बिल्कुल ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेस्ट साउथ जैसे वेस्ट। आप ईस्ट को क्रॉस करते हैं तो ईस्ट साउथ ईस्ट पहली डायरेक्शन आती है, राइट। वहां पे मंदिर नहीं, पूजा का स्थान नहीं बना सकते, साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते, तो पूरा सदर्न पार्ट हो गया साउथ वेस्ट तक, वेस्ट साउथ वेस्ट तक नहीं बना सकते। हाँ। वेस्ट में लास्ट ऑप्शन होता है, उसके बाद आप बना सकते हैं। अगर बात करें तो नहीं बनाना चाहिए, वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है। मेनली सब जो उन्होंने डायरेक्शंस बताई उन्हीं डायरेक्शंस में बनाना चाहिए, बाकी सारी अवॉइड करनी चाहिए। ऐसा कोई घर नहीं होता जहाँ पे इन डायरेक्शंस के अंदर पूजा स्थान है। डेफिनेटली। और मेरा मानना ये है कि अगर आप भगवान को एक पर्टिकुलर उनका स्थान नहीं दे सकते तो आपको घर के अंदर पूजा स्थान नहीं बनाना चाहिए। एक जरूरी चीज, मंदिर जो है, जो पूजा का स्थान है, वो बेडरूम्स में भी नहीं बनाना चाहिए, किचन्स में भी नहीं बनाना लोग किचन चाहिए। में बना देते हैं तो परेशानी रहते हैं, हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा रहते हैं उन घरों के अंदर। ओके, तो किचन चाहे में अगर और आपका- बेडरूम में मंदिर, लेकिन अगर किसी का घर बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, अगर क्या उन्होंने करें? सेटल ही इस तरह से कर रखा कि उनके पास एक ही रूम है, उसमें उन्होंने सब कुछ बना रखा है, तो डायरेक्शंस डिवाइड हो गई उनके लिए, तो फिर आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। हाँ। पर जिनके पास रूम्स हैं, अब उनका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में आ गया, अब हमने बोला कि नॉर्थ ईस्ट में आप पूजा का रूम बना लीजिए, अपना पूजा स्थान बना लीजिए, तो उन्होंने अपने बेडरूम में बना दिया। ऐसा ना करें। यही मिथ रहता है कि लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन। हाँ, नॉर्थ ईस्ट बेस्ट डायरेक्शन है, लेकिन हमारे को प्लेसमेंट्स देखनी पड़ती है। बिल्कुल। इसीलिए हर साइट, हर घर, हर फैक्ट्री एक नया एक्सपीरियंस देती है, एक दूसरे से अलग है। अब बहुत सारे लोगों को रहता है एक लाइन में एक जैसे घर है तो सब घर का एक जैसा वास्तु हो जाना चाहिए। Right. ऐसा नहीं है। हर लैंड की, हर जगह की एनर्जी अलग होती है, उसके ऑनर की एनर्जी अलग होती है, उस घर को यूज करने वाले की एनर्जी अलग होती है। राइट। तभी शायद कुंडली भी मैटर करती है। बिल्कुल क्या मैटर करती चल है। रहा राइट। अब एक दुकान Okay. चल रही होती है और साथ में नहीं चल रही होती है, डायरेक्शन सेम, अंदर से बिल्कुल सेम, पर फिर भी नहीं चल रही है। ओके, इसीलिए कहते हैं सारे सब्जेक्ट्स इंटरकनेक्टेड हैं। बहुत आप सारी क्या लेकर चीजें आए हैं? क्लियर हो रही हैं आज मेरे दिमाग में। एस्ट्रो में भगवान ने आपको, आपका जन्म हुआ, भगवान ने बोला स्टैचू सारे प्लैनेट्स को, वो स्टैचू उतर के आपकी पतरी में आ गया, तो वो काम कर रहा है। आपको डेट ऑफ बर्थ दी भगवान ने, उसमें बहुत सारी चीजें हमें एक्टिवेट करनी है, बहुत सारी डीएक्टिवेट करनी है, तो सब चीजें मैटर करती हैं। और आप देखो भगवान ने जो आपको डेट ऑफ बर्थ दी है, इतनी स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ दी है आपको। आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बताती है कि आपके घर के अंदर, आपके वर्क प्लेस के अंदर कौन सी डायरेक्शन के अंदर फॉल्ट होगा। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी Date of पावरफुल है birth आपकी से, डेट आपकी ऑफ डेट बर्थ। ऑफ बर्थ से ये पता चल जाता है वास्तु की कौन से फॉल्ट्स हैं आपके घर के अंदर, Oh God. आपके प्लैनेट्स कौन से वीक हैं, बहुत बार ये मतलब भी ये तो पता पूरा चल जाता पोल है। खुलवाने वाली बात है अपनी। डेट ऑफ बर्थ सब पता चल जाएगा आपको। बट दैट्स अमेजिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज की डेट में ना लोग बहुत ज्यादा मिथ फैलाते हैं चीजों को बिल्कुल। लेकर, और ऐसे लोगों के साथ मतलब मिल पाना या उनसे एडवाइस ले पाना अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। तो पीपल आर लकी दैट दे आर गोइंग टू हियर यू टुडे। सर, अगर हमें कोई नई प्रॉपर्टी खरीदनी है, किसी को भी, पहले कमर्शियल पे बात करते हैं, फिर नॉन कमर्शियल पे करेंगे, क्योंकि रेजिडेंस भी तो लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, वहां पे अपना ऑफिस स्टेबल करना चाह रहे हैं, तो उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? आज के टाइम में अगर हम बात करें तो मैं बहुत सारी साइट्स पे जाता हूँ लैंड सिलेक्शन के लिए, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे घर हो। ऑफ कोर्स है कि डायरेक्शन मैटर करती है, लेकिन मिथ भी है साथ साथ कि हमें तो सिर्फ नॉर्थ डायरेक्शन ही चाहिए, हमें तो सिर्फ ईस्ट ही चाहिए, हमारे को सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ही देना। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करते हैं तो साउथ डायरेक्शन, वर्ल्ड के सारे रिचेस्ट लोग साउथ, मैक्सिमम साउथ डायरेक्शन घर में रहते हैं। साउथ डायरेक्शन उनके वर्क प्लेस है। साउथ इंडिया सबसे ज्यादा पैसा है, साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा पैसा है। अंदर के आपने किस तरह से अपनी बिल्डिंग को बनाया हुआ है। जब हम लैंड सिलेक्शन करते हैं तो लैंड की ऊर्जा कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी रही है। मैं अभी एक कोविड से पहले का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक साइट के लिए गया जनकपुरी के अंदर, प्राइम लोकेशन पे बिल्डिंग बनी हुई, 3 साइडेड कॉर्नर का प्लॉट, सामने पार्क और 4 साइड ओपन बिल्डिंग। हम वास्तु के अंदर कहते हैं कि अगर एनर्जीज का फ्लो चारों डायरेक्शन से अच्छे से हो रहा है तो बहुत सारे वास्तु के आपके दोष होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। अच्छा। क्योंकि एनर्जीज का फ्लो, प्रॉपर लाइट आ रही है, प्रॉपर सोलर एनर्जी मिल रही है, मैग्नेटिक बैलेंस है आपकी, तो आपको दिक्कत नहीं आती। तो जब मैंने वहां पे चेक करा, उसको लैंड को चेक करा, तो 4 फ्लोर बने हुए थे बिल्डिंग में। तो मैंने क्लाइंट को बोला कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ है, इसकी कोई हिस्ट्री है। जब मैं बेसमेंट के अंदर गया
तो मैं लैकर एंटीना यूज करता हूँ तो एनर्जी को टेस्ट करने के लिए। तो मैंने जब चेक करा तो मैंने कहा यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर कुछ था, आप लेने से पहले इसकी हिस्ट्री पता करें। ओके। तो उनको प्रॉपर्टी शायद मान लीजिए उस समय 10 करोड़ की थी तो वो 7 करोड़ की मिल रही थी, तो 3 करोड़ बचते हैं। तो वो इतने कीन थे कि हमारे को ये प्रॉपर्टी लेनी है। तो नेक्स्ट डे फोन आया, कह रहे हमने इसका सारा पता कर लिया, यहाँ के पुराने एक पंडित जी से पता किया, तो यहाँ पे इस जगह पे जो पॉइंट आपने मार्क करा था वहां पे कुआं हुआ करता था और अच्छा। 1-2 लोगों ने सुसाइड भी किया। और जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो बिल्डिंग बनते बनते भी यहाँ पे वर्कर्स की डेथ हुई है। अच्छा। तो हमें तो प्रॉपर्टी लेनी है, तो मैंने कहा जब ये प्रॉपर्टी ऐसी है तो हम ये प्रॉपर्टी नहीं लेंगे। और फिर उन्होंने बाद में ये भी बोल दिया कि जब से इस बिल्डर ने ये बिल्डिंग उठाई है वो भी बर्बाद हो गया। तो बोले सर प्रॉपर्टी सस्ती मिल रही है, आपकी फीस हम डबल दे देंगे, कुछ ऐसा कर दो। जब हमने तो वहां पे ऑरा चेक किया तो ऑरा भी बहुत वीक था। ओके। तो ऐसी प्रॉपर्टी ले रही क्यों जिसकी हिस्ट्री ऐसी रही हो। तो लैंड सिलेक्शन के अंदर ये बेनिफिट रहता है कि आप कोई गलत प्रॉपर्टी मत ले लो। आप दिल्ली के अंदर या पूरे इंडिया में भी देखेंगे प्राइम लोकेशन होता है, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी होती है लेकिन डैमेज पड़ी होती है, वहां पे कोई कुछ करने वाला ही नहीं होता। राइट। तो प्राइम लोकेशन पे होने के बावजूद भी तो वो लैंड की एनर्जी डिस्टर्ब होने के कारण होता है। अच्छा, बट अब तो आजकल मतलब ये तो ऑफ कोर्स मेरा क्वेश्चन कमर्शियल पे था लेकिन मैं थोड़ा सा रेजिडेंस पे स्विच कर रही हूँ। आजकल तो जमाना आ गया वो अपार्टमेंट्स वाला, ठीक है, या फिर मॉल्स में लोग ऑफिसेज शॉप्स ओपन करके बैठे हैं जहाँ पे लैंड का तो कोई अता पता है नहीं, वहीं बीच में आपको बिल्डिंग के बीच में मिल रहा है। तो ये सब कैसे पता चलेगा, कैसे आप ऑब्जर्व करोगे? अगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप दिल्ली के अंदर देखेंगे जिन मॉल्स के अंदर सेंटर पॉइंट खंडित होता है, मतलब सेंटर में के अंदर लिफ्ट बना देते हैं, हाँ। आप देखेंगे सेंटर के अंदर स्टेयर केस आ जाती है, हाँ। तो वो मॉल नहीं चलते। आप देखेंगे वेरी ट्रू, आई हैव ऑब्जर्व्ड दिस। हाँ, आप दिल्ली के जितने भी मॉल या हाँ। दिल्ली से बाहर के देखेंगे तो सेंटर के अंदर बहुत सारी प्राइम लोकेशन की जगह है। रोहिणी के अंदर ऐसे बहुत सारे मॉल बने के अंदर है जिसमें सेंटर के अंदर उन्होंने पिट बना दिया, मतलब उसको स्टेयर केस बना दी, वहां पे लिफ्ट बना दी, सेंटर हैवी कर दिया। एग्जैक्टली ये इसका तो मुझे लगता है मैंने खुद अपने आंखों देखे एग्जांपल ऐसे कमर्शियल प्रोजेक्ट चलेंगे ही नहीं। ये तो बनने के बाद की बात है। अगर हम प्लॉट की बात करते हैं ना, तो आप हर लैंड को आप छोड़ तो सकते नहीं है। बहुत सारी जगह की एनर्जीज बहुत लो होती है, वीक होती हैं, जिन्हें ठीक किया जा सकता है उसे ले सकते हैं। बहुत सारी रेमेडीज ऐसी हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जिसके थ्रू हम लोग रेमेडीज के थ्रू उस फ्लोर को, उस प्लॉट को ठीक कर सकते हैं। तो उसे छोड़ा नहीं जाता। बट जहां पर एनर्जीज ही ऐसी हैं जो आपको शांति से रहने ही नहीं देंगी, तो वो हम आपको लेने क्यों देंगे? राइट। तो जैसे अभी सर जिस साइट की बात कर रहे थे, हाँ जी, क्या उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं? बहुत डिफिकल्ट था। जहां पर एनर्जीज का दूसरी तरीका, देखिए एनर्जीज भी बहुत सारे तरह की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, पीवाई, मतलब उस तरह की एनर्जीज को हम ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो उस पर एक डेरा जमा कर बैठी है, वो आपको कभी शांति से रहने नहीं देंगी। अदरवाइज ऐसी जगह बहुत कम होती है। ओके। बाकी सब जगहों को ठीक किया जा सकता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता कहीं की। अब आपने देखा है कि कोई प्लॉट, कोई जगह जो है काफी टाइम से बंद पड़ी है, लोग वहां पे कूड़ा करकट सारी चीजें वहीं पे फेंकते रहते हैं, जानवर कोई मर गया उधर ही गाड़ दिया, तो डेफिनेटली उधर शेल की और बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम होगी। तो वो सब क्लीन की जा सकती है। ओके। वो सारी प्रॉब्लम्स को ट्रीट किया जा सकता है, उन सब के उपाय हैं। पर जहां पर ऐसी एनर्जीज डेरा डालकर बैठी हैं, उसे नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा काम है ऑक्यूपेंट और बिल्डिंग का रिलेशन बनाना। अगर वो सही नहीं बनेगा तो वो शांति से नहीं रहेगा, चाहे आप कितना मर्जी वास्तु फ्रेंडली प्लान बना लीजिए। बट इसका मतलब तो यही है कि अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हाँ, बीट रेजिडेंस बीट कमर्शियल, Obviously, हमें सबसे पहले एक वास्तु कंसल्टेंट से कनेक्ट जरूर करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। और आपको एक वास्तु कंसल्टेंट ये बताता है कि ये प्रॉपर्टी आपको लेनी चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप वो प्रॉपर्टी ले चुके हैं तो एज ए प्रोफेशनल, एज ए कंसल्टेंट, तो फिर हमारा काम बनता है आपकी उस जगह को ठीक करना। बिल्कुल। अगर आप उस लेने से पहले आपने टोकन मनी नहीं दिया, आपने बयाना नहीं दिया है, तो हम आपको ऐसी प्रॉपर्टी लेने क्यों देंगे? फिर वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत क्या? फिर तो आप लेने के बाद इन्फॉर्म करिए उनको। सही बात है, सही बात है। तो आज इसीलिए चलन बढ़ता जा रहा है, लोग प्रोफेशनल को हायर करते हैं। मैं अभी रिसेंट मुंबई होके आया हूँ। मुंबई के अंदर मैंने फ्लोर सिलेक्शन करा, 2 दिन मैं क्लाइंट के साथ था, हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी देखी। और मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ।
बहुत महंगा फ्लोर था बैंड्रा के अंदर, ऑलमोस्ट एक फ्लोर उन्होंने 16th फ्लोर पे फाइनल कर रखा था। मेरी इंतजार कर रहे थे कि पुनीत जी आएंगे और वो ओके करेंगे तो हम लेंगे। तो जब मैं उस बिल्डर के, उस डेवलपर के ऑफिस में से देखा तो सामने बिल्डिंग नजर आ रही थी, एक टीन शेड लेफ्ट साइड में लगा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा ये शेड के अंदर क्या कवर कर रखा है? बोले सर कुछ नहीं है, ऐसे ही बना रखा है। तो मैंने कहा ये क्लाइंट ने 16th फ्लोर पे जो फ्लैट सिलेक्ट किया है मेरे को वो देखना है फिजिकल। बोले सर लिफ्ट तो 11th फ्लोर तक जाती है। मैंने कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं, हम लोग वहां से पैदल चलेंगे ऊपर फॉर 5 फ्लोर्स। हाँ, तो वो थोड़ा सा हिचकिचाया कि नहीं सर यहीं से देख लेते हैं ऐसे। मैंने कहा नहीं, मैं वीडियो दिखा देता। मैंने कहा नहीं, मेरे को फिजिकल जाके एनर्जी भी लैंड की चेक करनी है, मैं वहां पे जाऊंगा। आप बिलीव करिएगा कि हम जब बात करते हैं लैंड, लोकेशन, एनवायरनमेंट, तो उनके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। टेम्पल भी आते हैं, मस्जिद भी आती है, गुरुद्वारा भी आते हैं, सब कुछ आता है। राइट। तो जब हमने उस फ्लोर के ऊपर जाके देखा तो वो जो शेड था उन्होंने वो मस्जिद से क्लियर कवर कर रखा था। अच्छा। और वहां पे चर्च भी था। तो कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस रेजिडेंशियल एरिया के अंदर होती है। ओके। तो वो बोले हमने को पता ही नहीं था सर, आपने देख लिया, हम तो इसका बयाना देने वाले थे। तो लैंड सिलेक्शन कराने में, फ्लोर सिलेक्शन कराने में कहीं ना भाई कहीं आपको बेनिफिट ही होता है। डेफिनेटली। अब आपने चोट आपके लग गई, उसके बाद ऑर्नामेंट्स लगाई, आपने दवाई लगाई, दवाइयां खाई, पर चोट का इम्पैक्ट तो रहा ना। बिल्कुल सही बात। तो ऑब्वियसली चोट लगने से पहले ही थोड़ी सी अगर आप प्रिकॉशंस ले लेंगे तो वो आप ज्यादा सेफ हैं। करेक्ट करेक्ट। ऐसी बहुत सारे बिल्डर्स भी गलती करते हैं और बहुत सारे क्लाइंट्स भी, वो सोचते हैं वास्तु कंसल्टेंट को ना बाद में हायर करना चाहिए, पहले हम तैयार करवा लें, पहले ले लेते हैं। और ऐसा भी होता है। बिल्डिंग बन रही है, उन्हें बिल्डर्स को भी पता है और बहुत सारे क्लाइंट्स को भी पता होता है, लोगों को पता है कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, पर लेने के बाद ऐसा भी हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं, लेने के बाद कहते हैं आप इसे ठीक कर दो, इसका उपाय कर दो। हम कहते हैं सॉरी, इसका उपाय ना। मतलब अगर जो चीज आपको पहले से ही पता है कि ये नहीं होना चाहिए, तब तो बिल्कुल ही मत बोलो कि उपाय कर दो, तो आप कोई लॉजिक ही नहीं बनता। पहले अपने आप को जख्म दे रहे हैं और फिर आप चाहते हैं आके चोट कोई मलहम लगा दे। राइट। और ऐसी जगह आप चोट दे रहे हैं जहां मलहम ही नहीं काम करता। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि ये तो मुझे लगता है मतलब इतनी रील्स ही इसके ऊपर वायरल हो चुकी हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं है, नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होनी चाहिए। इतना सुन के मैं तो मतलब मैं खुद प्रिपेयर हो चुकी हूँ इस डायरेक्शन में तो नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से बच्चे को भी पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम नहीं होना चाहिए। भगवान शिव और जुपिटर का वास है। अगर हम अपनी बात करें तो थाउजेंड से ऊपर केस स्टडीज है कैंसर की। कहते हैं ना इस दुनिया में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, बस हमारे पास उसका अर्थ नहीं है। मानो तो गंगा जल है, नहीं मानो तो बहता पानी है। सही बात, बिल्कुल सही। तो नॉर्थ ईस्ट का वॉशरूम, नॉर्थ ईस्ट के आप देखेंगे उन घर के अंदर मल्टीपल हेल्थ इश्यूज होंगे। मतलब तो, वो और लोग कहते हैं कि मैंने अभी एक साइट करी थी जहाँ पे मैंने वॉशरूम हटवाया है वहां से। ओके। और उनके फर्क भी पड़ा है। आप समझिए जो उनका पहला वास्तु कंसल्टेंट था, ऑलमोस्ट उस टॉयलेट के अंदर 15 लाख रुपए खर्च करा दिए क्लाइंट के। वॉशरूम में, वॉशरूम के अंदर ये पिरामिड लगा दो, ये स्टोन्स रख दो, ऐसे कर दो, पूरा का पूरा वो एक तरह से ना म्यूजियम बना दिया पूरा का पूरा टॉयलेट। और हेल्थ इशू तब भी नहीं जा रहे, प्रॉब्लम तब भी नहीं जा रही। तो आप समझिए कि लोग अगर हायरिंग की बात करें तो प्रोफेशनल आदमी जो होता है वो स्टार्टिंग में महंगा लगता है, लेकिन एंड ऑफ द डे बहुत सस्ता होता है वो उन कमर्शियल लोगों से जो ये उल्टी सीधी रेमेडीज आपको कराते हैं। करेक्ट। अगर मान लीजिए मेरे पे रोज के 10 से 15 कॉल आते हैं कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है, कोई रेमेडी आप कर देंगे क्या, तो क्लियर कट बनाए, या तो उस टॉयलेट को हटा दो, अगर नहीं हटा सकते तो वो प्रॉपर्टी बेच दो। हाँ, मतलब उसकी कोई रेमेडी है ही नहीं। ओके। उसे आपको ट्रीट करना, शुद्ध करना बहुत जरूरी है, पर इतना कॉस्टली, इतनी महंगी रेमेडीज नहीं लगाने की जरूरत होती है ही नहीं रेमेडी। आप उसको हटाना, WC हटानी ही पड़ेगी। एक साइट पे मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, एक पंडित जी ने क्या करा, लोग पंडित जी से पूछते हैं, उन्होंने WC हटाई टॉयलेट से, उस नॉर्थ ईस्ट को रेस कराया, उसको उस फ्लोर का सबसे ऊंचा स्थान बना दिया नॉर्थ ईस्ट को, जो सबसे लोएस्ट होना चाहिए, और वहां पे बाथिंग एसेसरी सब लगी हुई है, मतलब वो फ्लश का पॉइंट भी लगा हुआ है, सब कुछ। और पंडित जी ने क्या करा, गंगा जल छिड़का और कह रहे कि यहाँ पे पूजा का स्थान बना लो, वहां पे उनका मंदिर बनवा दिया। ऐसे लोग भी हैं, क्या कर सकते हैं। मतलब यानी उनकी पूरी बेदिंग एक्सेसरीज के बीच में उन लोगों ने ये मंदिर बनवा दिया। शावर भी लगा हुआ है, उसका वो भी लगा हुआ है, और लोगों ने बना लिया। बना लिया। ओके।
मतलब ये लोगों तो को बहुत ऐसे ही भ्रमित अजीब किया बात है। जाता है। मतलब ये तो मुझे भी कोई बोलेगा तो शायद मैं 100 बार सोचूं कि आप क्या बोल रहे हो, इस डायरेक्शन में मैं तो कैसे। जब कोई बताता है ना, उनका हाँ। ट्रस्ट होता है, तो उनको लगता है कि पंडित जी ठीक बोल रहे हैं। प्रोफेशनल आदमी से लोग पूछने में टाइम लगाते हैं, और जो लोग फॉलो करते हैं वो अनप्रोफेशनल लोगों के पास जाते ही नहीं है। राइट, अगर एक हम ब्रांड की चीज पहनते हैं तो उसकी क्वालिटी होती है। करेक्ट करेक्ट। ये ना एक तरीके से हम कह सकते हैं एक डॉक्टर की तरह है कि बिल्कुल। आप एक नॉर्मल डॉक्टर के पास जा रहे हो जो कि फैमिली डॉक्टर हैं, तो वो इस छोटी मोटी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, बट व्हेन यू हैव बिगर प्रॉब्लम्स तो आपको स्पेशलिस्ट के पास ही Specialist जाना चाहिए, होता बिल्कुल। है। ठीक है, तो अब दांत का डॉक्टर आपका हार्ट का काम थोड़ा ना कर देगा। एग्जैक्टली। अब ये बिल्डर्स कर रहे हैं ना, बिल्डर्स क्या कर रहे हैं कि हम वास्तु कर देंगे। इंटीरियर डिजाइनर्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, वो सोचते हैं हम वास्तु कर देंगे। अगर हर कोई अगर सेम चीज समझने लग गया तो फिर अलग क्या रहा। नहीं भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मुझे लगता है कि वास्तु की स्टडी कोई छोटी मोटी स्टडी Obviously, तो नहीं बिल्कुल, होती बहुत होगी। vast बिल्कुल, है, जैसे बहुत आप कोई vast। प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप अपनी सारी कॉस्ट के अंदर, सारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आप अपने आर्किटेक्ट की फीस, आप अपने इंटीरियर डिजाइनर की फीस को जोड़ के चलते हैं। Correct. तो वास्तु कंसल्टेंट की फीस को भी तो जोड़ के चले, अपने खर्चे के अंदर उसको काउंट करें, तो आपको कभी भी नहीं चुभेगी। एक प्रोफेशनल का काम होता है, वास्तु कंसल्टेंट का काम क्या होता है? आपकी पीस, हार्मनी, हेल्दी लाइफ को बनाए रखना, True. आपके वर्क प्लेस पे आपकी बैलेंस शीट को बढ़ाना। राइट। तो वो एक प्रोफेशनल ही कर सकता है। आपने घर बनाया, आपके घर के अंदर प्रॉब्लम 6 महीने बाद शुरू होगी, तो आपका दिमाग ये नहीं जाएगा कि मैम ने, पुनीत जी ने इस वॉल के ऊपर हमारे को ब्लू कलर की पेंटिंग या ब्लू कलर मना किया था, आपके इंटीरियर आर्किटेक्ट ने आपको सजेस्ट किया, आजकल बड़ा इन चल रहा है, आप इसको लगा दो। हाँ। लेकिन 6 महीने बाद वो क्या इम्पैक्ट देगा, 2 महीने बाद क्या इम्पैक्ट देगा, किसी को नहीं पता। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट से अब आप जितने भी घर देखिए, फ्रंट फसाड सब घरों की ग्रे कलर की बन रही है। हाँ। तो एक डायरेक्शन का अगर ग्रे कलर एंटी कलर है, तो उस डायरेक्शन को वो नेगेटिव कर देगा। उसके सारे के सारे जो भी प्लस है वो सब चीज माइनस में चली जाएंगी। मतलब ये छोटी छोटी चीजें भी कितना मैटर करती हैं लाइफ। कलर्स हमारे 5 एलिमेंट बैलेंसिंग को बैलेंस करने में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये 5 एलिमेंट्स बैलेंसिंग क्या है? जैसे पंच तत्व होते हैं हमारे, हाँ। ऐसे ही पंच तत्व आपके प्रेमिसेस में भी होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स होते हैं, वैसे ही हमारी बिल्डिंग के अंदर हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जिसे बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर वाटर की जगह, अब समझ लो हमारे, अब भगवान ने हमारी आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, नाक दिए, मुंह दिया है, सब एक स्थान पे दिया। अगर आंख किसी की नीचे चली जाए, कान किसी का टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, तो वो क्या नॉर्मल दिखेगा या नॉर्मल लगेगा, या वो नॉर्मल लाइफ में होगा? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही हमारी बिल्डिंग के एलिमेंट से अगर इधर से उधर, उधर से इधर चले गए, तो वही हमारी लाइफ में इधर से, वही हमारी लाइफ को इधर से उधर, उधर से इधर कर देते 5 हैं। तत्व होते हैं हमारे, अग्नि और वाटर, फायर, स्पेस, एयर, एंड ये मतलब यही हम बिल्डिंग में भी काउंट करते हैं किसी में, और उसको एयर, balance करते हैं। वाटर। तो क्या है कि जब वाटर जोन के अंदर आपका फायर आ जाएगा, तो दोनों एनिमी है। राइट। तो कहीं ना कहीं वो फायर को बुझा देगा। वाटर को भी हम पैसे से लिंक करते हैं, फायर को भी वाटर पैसे से लिंक करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल चीजों को हिला देगा। बिल्कुल सही बात है। इमोशनली डिसबैलेंस, गुस्सा, एग्रेशन, वहां आप देखोगे। साउथ ईस्ट में अगर वॉशरूम आ गया तो आप कहोगे पैसा तो आ रहा है, टिक ही नहीं रहा। वॉशरूम बनाने की सही जगह क्या है? नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं बना सकते, बिल्कुल नहीं बना सकते। एक्चुअल में अगर हम लोग वैदिक की बात करें, अगर हम, तो कहीं पे टॉयलेट्स का प्रावधान नहीं है। हाँ, क्योंकि उस टाइम पर तो वॉशरूम सब टॉयलेट्स बाहर होते थे। हाँ। वास्तु कंसल्टेंट ने इस पे रिसर्च कर करके जो आपके प्रेमिसेस में देवता बैठे हुए, जैसे साउथ वेस्ट के अंदर परमिट करते हैं टॉयलेट बनाना, तो वहां पे एक देवता बैठा हुआ है, भृगराज। अच्छा। जिसको स्वीपर से कंपैरिजन किया गया है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है। तो वहां पे आप डिस्पोज की डायरेक्शन है, उसको डिस्पोज की डायरेक्शन बताया गया है, तो वहां पे आप अपने बॉडी का वेस्ट निकाल सकते हैं। साउथ वेस्ट, जो बिल्कुल साउथ और साउथ वेस्ट के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है। ऐसे ही एक डायरेक्शन है आपके वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। एक डायरेक्शन है आपके ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच, बिल्कुल मध्य के अंदर, ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, वहां पे आप टॉयलेट बना सकते हैं। पर मेनली जो डायरेक्शंस होती है वो साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होती है।
बट आपको अगर और कोई जगह नहीं मिल पा रही है तो हम कहते हैं कि ESC में आप ले लीजिए, ईस्ट साउथ ईस्ट में आप लीजिए। अच्छा, अदरवाइज बाकी सब डायरेक्शंस में अवॉइड करना चाहिए, बाकी सब डायरेक्शंस को ट्रीट करना पड़ता है। एक नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, अगर हम बात करें नॉर्थ और ईस्ट के बीच के अंदर टॉयलेट ना बनाए, और बाकी सब ट्रीटेबल है। नॉर्थ के अंदर भी अगर किसी के होता है तो ट्रीट होता है। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट ट्रीटेबल नहीं है, उसकी अच्छा। कोई रेमेडी नहीं है, ना कोई बनी है। वो तो तोड़ना ही पड़ेगा। वो बिल्कुल आपको तोड़ना पड़ेगा। एक बार को वहां पे बेदिंग अलाउ है, लेकिन WC आपको पूरे प्रावधान के साथ, पूरे अच्छे तरीके से विधि विधान के साथ हटानी ही पड़ेगी। बेदिंग भी तब है कि अब आपके पास बना हुआ है, अदरवाइज Option बनाए नहीं है। नहीं। स्पेशली बनाना नहीं चाहिए कि किसी ने सोचा चलो अब सीट नहीं लगानी तो बेदिंग तो बना ले, नहीं। अगर मान लो किसी ने बना रखा है, लेकिन उसने जब ये सुना कि नहीं होना चाहिए तो उसने वो पर्टिकुलर जगह यूज करनी बंद कर दी। यूज करनी है, उसको शुद्ध करनी है वापस। नहीं, अगर आपने पर उसे- WC लगा रखी है वहां पे तो वो इम्पैक्ट देगी आपको। देगा ही देगा। हाँ। वो हटाना ही है। हटाना ही है। ऑप्शन है। हाँ जी, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसको यूज करना बंद कर दो, बिल्कुल जगह ही बंद नहीं। कर अब दो। मैं इससे है ना स्टैचूज पे और उस पे आ जाता हूँ, ऑब्जेक्ट्स पे। अगर आपने एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर बच्चे के टॉय का स्टैचू रख दिया, मान लीजिए बच्चों के टॉयज के अंदर एक WC का स्टैचू है, अगर आपने वो उठा के उस डायरेक्शन में रख दिया तो भी वो टॉयलेट का इम्पैक्ट देगा आपको। ओह माय गॉड, जी। इतना असर होता है। मतलब बिल्कुल। टॉय का भी एक। बिल्कुल। और ये एक्सपीरियंस है। मेरी डॉटर के पास किचन सेट है, वो काफी टाइम से मैंने देखा कि वो साउथ की साइड को रखा था, चल रहा था, तब ठीक रह रहा था क्योंकि किचन की डायरेक्शंस में वो आती है। जब वो डायरेक्शन नॉर्थ में आई तो वो चेंजेस देखे लाइफ में। जब वहां से हटाया तो उसका रिजल्ट मार्वलस। मैं एक्चुअली अभी यही याद कर रही हूँ कि मेरी डॉटर के पास एक डॉल सेट है पूरा, और उसमें सब बहुत चीजें फर्क हैं पड़ता उसके है। पास, तो वो पता नहीं बहुत कहाँ फर्क रख रही है। पड़ता अब ये तो देखना पड़ेगा। जो ये 5 एलिमेंट बैलेंसिंग की हम लोग बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट से ही होती है, कलर से ही होती है, पेंटिंग से ही होती है। आज मॉडर्न आर्ट के नाम पे आप पेंटिंग खरीद के आते हैं, लाखों रुपए, कोई 10 लाख की पेंटिंग है, कोई 20 लाख की पेंटिंग है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो मीनिंग कुछ होता ही नहीं उसके अंदर। करेक्ट। तो क्या आप अपनी लाइफ के अंदर ऐसी चीजें रखना चाहेंगे जिसका कोई मीनिंग ना हो? हाँ, मीनिंगलेस चीजों का तो वैसे भी कोई लॉजिक नहीं होता। तो मैं इसलिए हम लोग अक्सर अपने क्लाइंट से कहते हैं कि आप, अगर हम बैकअप देते हैं, हम कोई साइट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई नया घर कंस्ट्रक्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम आपका साथ छोड़ देंगे। तो बीइंग ए प्रोफेशनल, जब तक आप उसके अंदर नेक्स्ट रेनोवेशन नहीं करते हैं, आप उसके अंदर कोई तोड़फोड़ नहीं करते, कोई चेंजेस नहीं करते हैं, ऑल लाइफ हम लोग आपको कंसल्टेशन फ्री देते हैं। आप कोई पेंटिंग ले रहे हैं, कोई वॉच खरीद रहे हैं, कोई सोफे का कलर चेंज करना है, तो आप फ्री हमारे से बात कर सकते हैं। उस कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं लेते। तो मैं अपने क्लाइंट को, हम लोग बताते हैं कि आप पेंटिंग ले रहे हैं तो 5 मिनट उससे आप खड़े होके बात करिए। हर पेंटिंग अपने प्लस माइनस सब चीज बताती है आपको। अच्छा, ऐसा भी होता है कि मतलब तो आप देखो ना, कई पेंटिंग को आप देखते हो तो आपको पॉजिटिविटी आती है, हाँ, और कई पेंटिंग ऐसी होती है जो आपको नेगेटिव वाइब्स दे रही होती है। राइट। ऑब्जर्व करके देखो और आपको थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा उसके बाद आपको कैसा लग रहा है। बट यूजुअली जब कोई पेंटिंग खरीदने जा रहा है तो वो उसी पेंटिंग को चुनता है ना जो उसको बहुत अच्छी लग रही है, जो उसकी आंखों को बहुत पसंद आ रही है। नहीं, यहाँ पे मानना दूसरा है। लोग आजकल घर बनाते हैं मॉडर्न आर्ट दूसरों को दिखाने के लिए। हाँ, मॉडर्न आर्ट्स की बात हो रही है। मॉडर्न आर्ट्स right. जो है ना, तो मॉडर्न आर्ट्स का भी मीनिंग है। वो आपको कौन सी एनर्जीज दे रही है, क्या बन रहा है। अब स्टेचूज में आपको, मैंने अभी वीडियो भी डाली थी अपनी एक, आप देखिए लाफिंग बुद्धा हर किसी को पता है अपने घर में रखना चाहिए, लाफिंग बुद्धा डोर के सामने रखना चाहिए। पर आपने लाफिंग बुद्धा खरीदा क्या, ये तो ध्यान देना चाहिए। ब्लैक कलर का भूतिया सा लाफिंग बुद्धा आप डोर के सामने रख रहे हो तो आते साथ आपका मूड हैप्पी होगा या अपसेट होगा? मेरा तो अपसेट हो जाएगा 100%। ऑब्वियसली। आपका उसमें एनर्जीज घर में कैसी आएंगी? आप जो चीज घर में लगा रहे हैं, आप ऐसी चीज तो रखें जो आपको पहले खुद हैप्पी करे। देखिए लाफिंग बुद्धा, मैं सिर्फ इतना मानती हूँ, एक ऐसा चेहरा जो घर में घुसते ही हंसता हुआ दिख रहा है, कोई और चाहे दिखे ना दिखे। ठीक है ना। और वो चेहरा तो सच में ऐसा होता है कि प्यारा सा चेहरा जाती है कि एटलीस्ट कि कुछ कोई तो एकदम से आते ही आपका स्वागत कर रहा है, वेलकम। और आपने उसमें रख दिया ब्लैक कलर का जिसमें फेस ही भूतिया सा है, तो वो आपको कैसी एनर्जीज दे रहा है। तो आप घर में जो लगा रहे हैं वो ध्यान से लगाएं। और हर चीज की एक प्रॉपर डायरेक्शन होती है, उनको डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग ही रखना चाहिए। किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कलर का कोई भी एलिमेंट नहीं लगाया जा सकता।
तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपके लिए सर्विसेज फ्री हैं। अगर आपने हमसे कंसल्टेशंस ली हैं और आप उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी हमसे कभी भी आप कुछ भी लगा रहे, आप हमें शेयर कीजिए, हमसे पूछ लीजिए और इसके बाद खरीदिए। अभी ना कौन सी डायरेक्शन में लगाना है ये भी पता कर लीजिए। हाँ, आपने बीच में बात करी कि वॉच भी अगर आप ले रहे हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे, मतलब वॉच या क्लॉक, आई होप दोनों इंक्लूडेड है। जैसे वॉल क्लॉक की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम वॉल क्लॉक नॉर्थ की वॉल पे, ईस्ट की वॉल पे लगती है। अब नॉर्थ हमारा वाटर जोन है। अब मैं किसी को वीडियो देख रहा था तो उन्होंने बोला कि आप अपनी वीडियो आप अपने घर के ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ट्रायंगल वॉच लगा दे। ट्रायंगल जो सिंबल होता है वो बच्चे को पता है, जो बेसिक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट करा है वास्तु या थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, तो ट्रायंगल सिंबल है फायर का। तो वाटर के अंदर आप फायर कैसे एक्टिवेट कर देंगे और वो कैसे आपके यहाँ पे ग्राहकों की लाइन लगा देगा? फिर तो आप किचन में रखवा दीजिए, फायर ही अच्छी वाली क्रिएट हो जाएगी। आग बने हॉट हो जाएगा वो पूरा। तो एक पर्सन के लिए, एक बिजनेसमैन के लिए डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो डायरेक्शन ही आपको, अब पहले की बात करें तो पहले 4 डायरेक्शन पे काम होता था, फिर 8 पे होने लगा, फिर 16 पे होने लगा। अगर हम बात करें तो हर डायरेक्शन का मीनिंग होता है कि कहां से कहां तक का फायर जोन है, कहां से कहां तक वाटर जोन है, कहां से कहां तक स्पेस का जोन है, कहां से कहां तक एयर का जोन है। तो एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट उन डायरेक्शंस को ध्यान रख के आपके यहाँ पे प्लेसमेंट्स कराता है। तो सर जब अभी जैसे आपने कहा कि हर बिजनेस में अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली बिजनेसमैन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो पैसा ही है, क्योंकि अगर पैसा ही नहीं आ रहा तो कोई और काम तो वैसे भी नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन से दोष हैं जिसकी वजह से पैसा रुक रहा है, क्लाइंट्स नहीं बन पा रहे हैं? कैसे पता चलेगा कि ये दोष है उनकी जगह पर? अभी आपके इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। पैसा नहीं आ रहा, लेकिन पैसा जब तक नहीं आएगा जब तक ग्राहक नहीं आएगा। करेक्ट। तो हर बिजनेसमैन के लिए क्या जरूरी है? ग्राहक का आना। ट्रू। और बहुत सारी साइट्स देखते हैं कि आप कहते हैं कि ग्राहक तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो विंडो शॉपिंग करके चला जाता है, पैसा नहीं देता। ऐसी प्रॉब्लम रहती है जनरली बिजनेसमैन की। और पैसा आ भी रहा है लेकिन वो मल्टीपल नहीं हो रहा। तो इसके लिए 3 ही डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है। ओके। वो सबके लिए है। अगर हम बात करें कि कोई ग्राहक, कोई बिजनेसमैन ये कहता है या कोई इंसान ये कहता है कि मेरे यहाँ पे ग्राहक आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है नॉर्थ डायरेक्शन, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी का जोन है। अच्छा। वो आशी के लिए भी है, वो पुनीत जैन के लिए भी है, वो निशु जैन के लिए भी है। वही डायरेक्शन डिसाइड करती है अपॉर्चुनिटीज। ओके। पर साथ में ये ध्यान रखना भी जरूरी है, पहले क्लाइंट को जानना। खाली पैसा आ नहीं रहा, ग्राहक आ नहीं रहा, खाली इस पे बात नहीं की जाएगी, ये भी जानेंगे उनसे। इसीलिए क्लाइंट से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा क्यों नहीं आ रहा। जब तक वो कुछ नहीं बोलता, उसने बोला मेरे पास तो क्लाइंट, प्रॉब्लम यही है कि ग्राहक ही नहीं आ रहा। हाँ। ग्राहक क्यों नहीं आ रहा, उसके भी रीजंस होते हैं। क्या उसके पास वो माल नहीं, क्या वो स्पेस नहीं, क्या वो टाइम नहीं दे पा रहा। पहले वो समझना जरूरी है, फिर हम रेमेडी सही से लगा पाएंगे कि हमें अगर वो टाइम नहीं दे पा रहा तो क्यों नहीं दे पा रहा, उसकी रेमेडी। अगर वो ग्राहक नहीं आ रहा और ग्राहक में माल, उसके पास माल ही नहीं है, जो आज चाहिए वो है ही नहीं, तो ग्राहक कैसे आएगा? तो उधर भी ध्यान दिया जाएगा। ये तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं ना कि इस केस में ज्यादा होगा कि ग्राहक तो आ रहा है लेकिन हमारे पास माल नहीं है, तो हम लोग वो ले ऑब्वियसली, और ग्राहक ऑटोमेटिकली आएगा ही नहीं। अगर आपके पास सामान नहीं है तो वो दूसरी दुकान पे चले जाएगा, वापस वो आपके पास दोबारा ट्राई भी नहीं करेगा। राइट। आगे आकर वो ट्राई भी नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं आ रहा है, आपके पास माल भी है, सामान भी पूरा है, तो फिर हम साथ में कनेक्ट कर रहे हैं आपकी एनर्जीज के साथ साथ बिल्डिंग की एनर्जीज। क्या वो फ्रिक्वेंसी, वो बिल्डिंग में आपकी ब्रह्म स्थान से लेकर बुधर, ब्रह्म स्थान के पास का आगे का एरिया होता है बुधर, क्या बुधर में वो एनर्जीज है, वो फ्रिक्वेंसी है, कहीं वो वीक तो नहीं? अगर वो बिल्डिंग के अंदर वीक होगा तो भी वो अपॉर्चुनिटीज आने में आपको इश्यूज आएंगे। उसके साथ भल्लाट और सोम, जो बिजनेस में आपके खासकर प्रॉस्पेरिटी और इनकम और आपका ग्राहक लेकर आ रहा है, वो अपॉर्चुनिटीज जो आ रही हैं आपको, वो नहीं आ पा रही हैं। तो अगर वो वीक होंगे
तो आपको दिक्कत आ रही है। तो इनके कोई पर्टिकुलर जोन्स हैं, क्योंकि ये जी। एक लेमैन के लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा मुझे जैसे लगता अगर है। आप ब्रह्म स्थान को देखना है, ब्रह्म स्थान से लेकर आप जोन की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरा एक पिज्जा स्लाइस की बात कर रहे हैं हम। ओके, ठीक है, तो पिज्जा स्लाइस में जो आगे वाला हिस्सा है हम उसको बुधर की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, उसके ऊपर उसको 2 पार्ट्स में जब डिवाइड कर देते हैं तो भल्लाट और सोम की बात कर रहे हैं। ओके, जो आपके बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है एक्टिव रहना। उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज होती है, वो देखकर दी जाती है। अगर वहां की फ्रिक्वेंसी क्या है, अगर वहां की फ्रिक्वेंसी बहुत वीक है तो वहां पर छोटी सी चीज जो आपके घर में हर टाइम अवेलेबल रहती है, गेहूं का आटा, ओके, उसे रखकर भी हम उसको एक्टिव कर सकते हैं। पर एक्टिवेट आपको तब करना चाहिए जब तक उसकी एनर्जीज, अगर उसकी एनर्जीज ओवर हाई होंगी तो भी वो प्रॉब्लम करता है। अच्छा, मतलब किसी चीज की उसकी एनर्जी हाई भी नहीं होनी जी, चाहिए। इसलिए उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। उधर क्या सामान रखा है, क्या क्या चीजें उधर एक्टिव है, क्या डीएक्टिवेट करना है, ये भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही सोम और भल्लाट, भल्लाट और सोम पर भी, भल्लाट पे अगर हम छुआरे रखते हैं, सोम पे अगर हम खसखस रखते हैं, उससे भी हमारी जगह की एनर्जीज बहुत एक्टिवेट होती है। तो मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी मैक्सिमम रेमेडीज हमारे किचन से ही निकल किचन आती से हैं। ही निकल आती है और बहुत इजीली आपकी लाइफ को बैलेंस करती चली जाती है। आपके काम में प्रॉस्पेरिटी, आप खुद देखेंगे ये मैजिक कैसे हो रहा है। मैजिक तो किचन रेमेडीज का है। पर क्या इसके लिए कोई जनरलाइज्ड रेमेडी है? अगर किसी के पास बिजनेस में क्लाइंट्स आ ही नहीं रहे हैं, कोई ऐसी रेमेडी है जो जनरली लोग कर सके, उसका कोई नुकसान ना हो? ये जो रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ इसका कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं। बट फ्रिक्वेंसीज चेक करनी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जिस बिल्डिंग से आप खुद कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने क्या बोला, ऑक्यूपेंट और बिल्डिंग का अगर रिलेशन नहीं है तो वो जगह वीक होगी। और ये कैसे पता चलेगा कि कोई इस बिल्डिंग से कनेक्ट हो पा रहा है, उस जगह से कनेक्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा? इसके लिए हम लोग हैं ना, जो जितने भी वास्तुकार हैं जिन्होंने नॉलेज ली है, तो वो इसीलिए तो ली है कि जिससे पता चल सके कि बिल्डिंग यहाँ की वीक है, यहाँ की स्ट्रांग है। इसके लिए कुछ टूल्स यूज होते हैं, ऑरा स्कैनर्स हैं, हमारे पेंडुलम्स हैं, जिसके थ्रू हम लोग चेक करते हैं कि ये बिल्डिंग वीक है, इसकी एनर्जी फ्रिक्वेंसी कैसी है। अच्छा जी, क्योंकि यूजुअली ना, जैसे कई, मतलब मेरे नूर में भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज बोली है मेरे सामने कि यार यहाँ पे ना अपने वाली फीलिंग नहीं आती, पता नहीं, काम करके मजा नहीं आता। तो क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं कि उनका शायद कनेक्शन बिल्ड नहीं हो रहा उस जगह से? एनर्जीज की बात करते हैं इस पे। जब हम कई बार, हमारे को ऐसा लगता है हम कई जगह पे जाते हैं तो हमारे को बैठ के बहुत अच्छा लगता है, 2 घंटे 4 घंटे हमें पता ही नहीं लगते। राइट। और बहुत सारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम घुसते हैं तो हमारे को नेगेटिविटी फील होती है, हमारे को ऐसा लगता है नहीं यार भाग जाओ। या कई बार इंसानों के साथ भी होता है कि किसी से हम लोग हाथ मिलाते हैं, किसी के पास जाते हैं तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है, और लेकिन कईयों से हाथ मिलाते साथ ही हमारा पूरा का पूरा शरीर हिल जाता है, हम लोगों को है ना बेचैनी शुरू हो जाती है, पसीना आना स्टार्ट हो जाए, एक है ना कहते हैं अजीब सी घबराहट शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं एनर्जीज का डिसबैलेंस होना ही रीजन होता है। ओके। मैं भी रिसेंटली एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर से मिला, मैं नहीं जानता था, मतलब उसका पूरा का पूरा अटायर चेंज हो गया था, उसने अपना पूरा मेकओवर करा लिया था, तो मेरे को मेरे क्लाइंट ने मिलवाया और आप मानेंगे कि मैंने उससे हाथ मिलाया तो मेरे को ऐसा लगा कि बिल्कुल हिला दिया, उसका ऑरा इतना खराब था। और उसका मैनेजर साथ बैठा था और वो वर्ड्स कम बोल रहा था, उसको गालियां ज्यादा बक रहा था। और जब वो जाने लगा तो मेरे को लगा कि मेरे को इससे हाथ नहीं मिलाना, क्योंकि मेरी एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है उससे। लेकिन उसने मेरे को हाथ आगे किया और मेरे को मिलाना पड़ा। आप मानिए कि उस स्टूडियो के अंदर मैं ना बड़ी देर रुक ही नहीं पाया, मैं आधा घंटा बाहर जाके अपने आप को क्लीन करा, अपने आप को रिफ्रेश करा। तो ऐसी एनर्जीज होती हैं, ह्यूमन की भी होती है, ऐसे ही आपके प्लेस की भी होती है। तो वो हम किचन ग्रोसरी छोटी छोटी रेमेडीज से हम लोग उसको क्लीन कर सकते हैं। ओके। और अगर मतलब बहुत बार ऐसा देखा जाता है लोगों के अंदर बिजनेस में स्पेशली स्टेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, एकदम से ऊपर फिर अचानक से नीचे, मतलब अनस्टेबल से उनके बिजनेस रहते हैं। ये क्यों होता है? क्या कोई वास्तु दोष है? ये भी डेफिनेटली वास्तु दोष है। हमारी कुछ डायरेक्शंस अगर वीक होंगी, इसमें जैसे कि पुनीत ने भी पहले भी बोला कि 3 डायरेक्शंस मेनली जो वीक होती हैं, बट मैं कहूंगी कि साथ में नॉर्थ ईस्ट जरूर चेक करें। सबसे पहला डायरेक्शन जो है हमारी नॉर्थ, दूसरा साउथ ईस्ट, तीसरा वेस्ट।
ये 3 डायरेक्शंस है जो बिजनेस के लिए ठीक होनी बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट ठीक होना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर ये तीनों डायरेक्शन आपने ठीक कर ली और नॉर्थ ईस्ट आपका वीक है तो ये तो काम करेगा ही नहीं ना। अगर ये काम करेगा तो ही तो बाकी सारी डायरेक्शंस काम कर पाएंगी। ट्रू। तो अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से चलाना है तो इन 3 डायरेक्शंस को हमेशा ठीक रखना जरूरी है। यहाँ पे कभी भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर वॉशरूम है, स्टोर्स हैं, तो उसे ट्रीट जरूर कराएं, स्पेशली वॉशरूम्स। मतलब चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वेस्ट में भी और नॉर्थ में भी। इन सब डायरेक्शन में वॉशरूम नहीं होना चाहिए, बट ये ट्रीटेबल है। नॉर्थ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, ये सब ट्रीटेबल है। बट नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल भी ट्रीट नहीं किया जा सकता, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसे हटाना ही सबसे बेस्ट है। तो आप देखेंगे जिस घरों के अंदर साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट होता है, कैश फ्लो की दिक्कत रहेगी, कैश क्रंचिस रहेगा उनके यहाँ में। वो सोचते हैं कि हमारा सेटअप इतना अच्छा है, इतना जो हम ग्राहक की बात कर रहे थे, तो ग्राहक आएगा जरूर अगर टॉयलेट होगा वहां पे, अगर वहां पे नीला रंग होगा, पानी की एक्टिविटी हो रही होगी, कोई टैप होगा, तो वो 100% आपके कैश फ्लो के अंदर इम्पैक्ट डालेगा। इवन वॉशरूम भी नहीं है और बट उधर ब्लू कलर आ गया, ब्लू कलर भी वही इम्पैक्ट देगा क्योंकि उसने फायर पे वाटर दे दिया, तो पैसा तो जलाएगा ही जलाएगा, पैसा खत्म करेगा ही करेगा। और जो ऐसी प्रॉब्लम है, जैसे ये तो अनस्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा अनस्टेबल है सिचुएशन, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन क्लाइंट आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट पैसा टिक नहीं रहा है, वो इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, बस खर्चे हुए जा रहे हैं। उसका क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या सॉल्यूशन है? देखिए, इसका रीजन बहुत बड़े बड़े वास्तु दोष हैं, जिसमें पहले मैं कहूंगी ESC का डिसबैलेंस होना। उधर आपका या तो तिजोरी रखी होगी, लॉकर होगा, या आपका बेडरूम। SSW में साउथ वेस्ट में आपकी तिजोरी होना या आपका उधर सोना, क्योंकि आप डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे, आप उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रहे, आप संभाल नहीं पा रहे, तो वो चीजें आपके संभल में नहीं आ रही। वेस्ट साउथ वेस्ट आपका जो मेन डायरेक्शन है लॉकर की, पैसा संभालने की सबसे अच्छी डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट, उसको एक्टिवेट करना चाहिए। अगर आपकी तिजोरी उधर नहीं भी आ सकती, पैसा संभालना है, तो उसके लिए आप वेस्ट साउथ वेस्ट में पैसे रखना बहुत अच्छा है। अगर आप उधर अपनी लॉकर ले जाते हैं तो सबसे बेस्ट है। अदरवाइज आपको साउथ वेस्ट से और ESC से और WNW भी तीसरी डायरेक्शन है जो आपको स्टेबिलिटी में दिक्कत देती है। तो इसीलिए उन तीनों डायरेक्शन से तो आपको तिजोरी अपनी हटानी है। आपका बेडरूम उधर है तो उधर आपको शिफ्ट करना ही है। बट अगर आपको तिजोरी जो रखनी है, जो मैंने आपको डायरेक्शन बताई, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में, तो अगर आप उधर ले जाते तो सबसे बेस्ट है। तीसरी डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ। ठीक है, पर अगर आपका सबसे पहले आपको वेस्ट साउथ वेस्ट पे ध्यान देना है कि अगर आप उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, उधर आप अपनी लॉकर नहीं लेके जा सकते, तो एक गुल्लक, येलो रंग की गुल्लक की रेमेडी उधर बहुत अच्छी है। पैसों को आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, आपके खर्चे सही स्टेबल होने शुरू होंगे। येलो कलर की आप एक गुल्लक लेकर आइए, जो बच्चों की मिट्टी की गुल्लक होती है ना, जो गुल्लक है वो मेटल्स में मत लीजिएगा, वो आप मिट्टी की लीजिएगा। जो बच्चों की गुल्लक होती है उसे येलो अगर आपको मिल जाती है, येलो नहीं तो येलो पेंट करके आप उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा डालना शुरू कीजिए। देखिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कितनी बढ़नी शुरू होगी। वेस्ट साउथ वेस्ट में रखिए, सबसे बेस्ट डायरेक्शन है इसके लिए। तो और बहुत अच्छी रेमेडी है। हमें रोज पैसे डालने हैं कि रोज डालिए, अगर आप रोज डाल सकते हैं रोज डालिए, कोई भी डाल सकता है घर में, जरूरी नहीं कि आपने ही डालने हैं, हस्बैंड डाल सकते हैं, बच्चे डाल सकते हैं, कोई ना कोई इसमें पैसे कुछ ना कुछ डालते रहिए। तो देखिए स्टेबिलिटी कितनी बढ़ने लगी। तो उसे आप यूज कर लीजिए। आप चाहे तो उसे मंदिर में दे सकते हैं, आप उसे खुद भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो ये मुझे लगता है लोगों के काम आने वाली मतलब जनरल रेमेडी है ना, कोई भी कर सकता है इस रेमेडी को। ओके, तो इससे हमें हेल्प होगी कि हमारा जो पैसा है वो टिक जाए, स्टेबल होना शुरू होगा। एक बात आपने कही कि जैसे लॉकर हम लोग उस डायरेक्शन में ले जाएं, हम लोग जैसे घर भी पहुंचते हैं, हमारे पर्स में पैसे होते हैं, वॉलेट में होते हैं, हम लोग उसको भी क्या उसी डायरेक्शन में रखें? इसका भी मैटर करता है या फिर हम कहीं भी? बिल्कुल रखना चाहिए। अपनी एक हैबिट बना लीजिए कि आपको अपने पैसे लाने हैं और आपको उसी डायरेक्शन में रखनी है।
तो वो दिन दुगनी रात चौगनी होते पता नहीं चलेगा कि कैसे बरकत आती जा रही है और लॉकर भरते जा रहे हैं। ओके ओके मैम, एक ना कंफ्यूजन है, मतलब ये मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि लोग बोलते हैं कि जितने भी मिलियनर्स हैं, बिलियनर्स हैं, क्या ये लोग भी वास्तु कर रहे हैं? ये तो कुछ भी नहीं करते हैं, तो इनके पास इतना पैसा कैसे है? तो ये इनकी लाइफ इतनी स्टेबल कैसे है? क्या ये, आपको क्या लगता है, वास्तु करते हैं वो लोग? अगर मैं बात करूं सारे मिलियनर्स बिलियनर्स की, ये सब लोग फॉलो करते हैं। बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। आप कभी भी अंबानी को देखें, अगर आप अडानी को देखें, इनके यहाँ जितने इवेंट्स होते हैं उसकी लाइव वीडियोस आती है या वीडियो वायरल्स होती है, तो अगर ये कोई पूजा पाठ करते हैं तो आप देखिए इनका अटायर बिल्कुल उस कार्य के अकॉर्डिंग होता है जो भी वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और जितना ये लोग वास्तु फॉलो करते हैं, शायद ही कोई फॉलो करता होगा एक एक चीज को। लेकिन हम फिर वही बात कर रहे हैं, कर्मा प्रधान होता है। हाँ। तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। लेकिन ये सब लोग फॉलो करते हैं, घर इनका अकॉर्डिंग टू वास्तु बनता है, जितनी मेरी नॉलेज है, एज पर माई नॉलेज। तो जो लोग नहीं करते तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम्स रहती है। ओके। और देखिए, परमात्मा से, भगवान से बड़ा कोई नहीं। ट्रू। जो सब कुछ करने वाला है वो ही है। आप मानेंगे, जब मैं इस घर में आई थी, पुनीत से मेरी मैरिज हुई, पुनीत का जो पहले, जहां मेरी मैरिज हुई से पहले जहां वो रहते थे, वो एक रूम था। ओके। उस रूम में ही किचन भी थी, बेडरूम भी था, और इनका ड्रेसिंग टेबल वगैरह सब चीजें लगी हुई थी। मैंने उसकी पिक्चर्स देखी इनके पास, तो मुझे पता चला कि जबकि इनको नॉलेज भी नहीं है किसी चीज की, और सच में इन्होंने इतना उधर इतनी प्रोग्रेस, और इतना इनके फादर ने इतनी प्रोग्रेस देखी है उस छोटे से रूम के अंदर। सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज था। गॉड इंटेंशनली नहीं किया गया था, कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया था, कोई नॉलेज नहीं, कुछ नहीं। और जब मैंने उसकी पिक्चर्स देखी, मैंने कहा यार ये कैसे? जहां पर किचन होनी चाहिए वहां पर किचन, जहां पर बेड होना चाहिए वहां बेड, जहां मिरर होना चाहिए, ड्रेसिंग टेबल होनी चाहिए वहां ड्रेसिंग टेबल, जहां वॉल क्लॉक होनी चाहिए वहां वॉल क्लॉक। तो ये बना बनाया मिला था कि बना बनाया नहीं, सेटिंग ऐसी की हुई थी घर के अंदर। प्रॉपर्टी पहले तो जहां पे भी जगह होती थी वहां कमरा बना देते थे। हाँ। तो अगर हम बात करें कि जैसे वैदिक आर्किटेक्चर पहले है ना, चूने से, मिट्टी से, गाय के गोबर से और पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों से 24 से 36 इंच की वॉल होती थी। राइट। तो मैं अगर बात करूं तो जो मेरा स्टडी रूम था वो एक ऐसे ही बल्लियों के ऊपर, और वो पहले बनता था मिट्टी से, उसकी चिनाई थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि गर्मी के अंदर भी फैन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इतना ठंडा वो रूम रहता था। अच्छा। तो बहुत सारी चीजें, जैसे आपने बोला, तो बहुत सारी चीजें ना डिस्टाइन होती है। सब कुछ उसने फाइनली डिसाइड कर रखा है कि कहाँ पर आपको क्या देना है। बहुत बार हमें पता नहीं होता, बहुत बार इंसान कह रहा होता, और ऐसे भी होता है कि बहुत लोग अपने जख्म नहीं दिखा रहे होते। हम देखते हैं यार वो तो बड़ा फ्लोरिश हो रहा है उनके यहाँ, तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, वो तो कुछ भी फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। आपको क्या पता कितने बड़े बड़े जख्म खाए हुए हैं, ऐसा भी तो नहीं दिख रहा आपको। दिख तो वही रहा है जो आपको दिखाया जा रहा है। वेरी ट्रू। आप किसी की लाइफ को अंदर से तो नहीं जानते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि उसके पास तो सब कुछ है, कुछ ना करते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं। पर उसके जख्म आपको नहीं दिख रहे हैं, उसने ढक रखे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है स्ट्रगल्स सबकी लाइफ का पार्ट होते हैं, सबकी लाइफ का पार्ट ना। और ये चीज ना, मैं हमेशा, मतलब बहुत मेरे अंदर क्यूरियोसिटी रहती है इसको जानने की कि किस्मत लिखी है, पहले से लिखी है सबकी, उसके बाद भी हम एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, तो क्या उससे किस्मत बदल जाती है? अगर नहीं बदलती होती तो भगवान ने हमें बनाया ही क्यों? अगर ऐसा बनाया है तो वैसा भी लेकर आया। हर चीज, अगर उसने कुछ दुख दिया ना, तो उसने उसके सारे के सारे ना आपको रेमेडीज भी दी हुई है कि आप ऐसा करोगे तो आप ठीक हो जाओगे। सब कुछ मैं मानती हूँ हमारे हाथ में नहीं है, बट है तो उसी के हाथ में। ये भी वो ही चाहता है कि किसी के द्वारा आपका ये ठीक हो जाए। अगर आपकी प्रॉब्लम खुद से ही आप ये प्रॉब्लम लेकर आए हैं, बट वो चाहता है कि किसी के द्वारा आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। कोई तो उसने एक जरिया बना दिया। हाँ, मतलब वो पहुंचने का भी एक जरिया है, वो प्रॉब्लम हील होने का एक जरिया है, चाहे वो कोई भी हो। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, भगवान ने एक डेट ऑफ बर्थ दे दी। आपका पूरा जो पास्ट लाइफ में आप कर्मा लेके आए हैं, उसका फल आपको भोगना है। ये तो गीता भी कहती है कि कर्म प्रधान है, और जो आप पास्ट लाइफ में कर्मा करके आया उसका भोग आपको
रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। करेक्ट। तो एक वास्तु कंसल्टेंट या एक एस्ट्रोलॉजर, आपको भगवान ने एक डेट ऑफ बर्थ दी है, तो आपके जो एस्ट्रोलॉजी की बात करें, जो रेमेडी है, वो एक एस्ट्रोलॉजर आपको उसकी रेमेडी कराता है ताकि आपकी लाइफ स्मूथ चल पाए, बैलेंस हो पाए। एक एस्ट्रोलॉजर को ही राइट होता है कि क्योंकि उसका काम होता है आपकी डेस्टिनी में इंटरफेयर करने का। भगवान ने एक उसको राइट दिया है कि वो एक अपने क्लाइंट की लाइफ को ठीक करे, उसकी लाइफ को स्मूथ चलाए। तो डेस्टिनी में इंटरफेयर करना हर एक के बस की नहीं होता, करना भी नहीं चाहिए, और करना भी नहीं चाहिए। बहुत लोग इधर उधर से पढ़ के वो कहते हैं मैं जानता हूँ, मैं करवा देता हूँ। नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता नहीं है वो कब कर्मा भी क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से हमेशा कंसल्टेशन लेनी चाहिए आपको। एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल वास्तु कंसल्टेंट से ही आपको अपनी बिल्डिंग का वास्तु कराना चाहिए। अगर कोई कहता है कि जरूरत नहीं है, जैसे आज मतलब मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करूंगा, बहुत से आर्किटेक्ट्स इंटीरियर कहते हैं कि क्यों आप वास्तु पे पैसे खर्च कर रहे हैं, हम ही बहुत कुछ सीख गए हैं, हम ही बना देंगे। उनके यहाँ पे 4 स्लाइड लगी रहती है कि साउथ ईस्ट में किचन होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, यही 4 स्लाइड लगी होती है। पता है कौन सा वाला हाल है कि हम कंपाउंडर की जॉब कर रहे थे, हमने 4 दवाइयां सीख ली, हमें वही करना है। राइट। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं किस्मत को बदलने की, ठीक है, क्या सच में पूरी तरह से चीजें बदल जाती हैं या फिर उनका इम्पैक्ट कम किया जा सकता है? किस तरीके से ये एक्चुअली वर्क करता है? देखिए, वास्तु की बात करें ना तो बहुत सारी चीजें स्टेबल की जा सकती हैं, बदला कुछ नहीं जा सकता। ओके। वास्तु हो गया, एस्ट्रो हो गया, कोई भी साइंसेस की आप बात करेंगे ना, जो कहते हैं ना कि हम किसी की लाइफ को बदल देंगे, सॉरी, वो सबसे बड़ा फेक है। कोई किसी की लाइफ को बदल नहीं सकता। भगवान ने अम्ब्रेला बनाकर, समझ लीजिए, हम जैसे लोगों को भेजा है। वो आपकी लाइफ में बारिश होना तय है, बारिश होगी ही होगी, बट वो उसकी कुछ बूंदे आके आपके पास रह जाएंगी, आप भीगोगे नहीं। ओके। अगर आपका हाथ कटना लिखा है तो आपकी एक फिंगर या नील पर आकर रह जाएगा। पर जो चीज होनी है वो समझता है यार इतनी कंसल्टेशंस ले ली फिर भी मेरे साथ ही हो गया। पर ये देखो ना, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या थी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रह गई। आपकी लाइफ में आप कितना बीमार रहते थे, बट आप कितने बेटर रहने लग गए हो। बट जो चीजें आपकी नुकसान हो चुकी है उसको हील होने में टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स। बट कोई किसी चीज को बिल्कुल बदल नहीं सकता, ये सब झूठ है। ओके। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने से पहले वो ये ध्यान रखें कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म नहीं कर सकते हैं, उनका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। बिल्कुल, इम्पैक्ट कम हो जाता है और बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे बात करें कि कोई इंसान कहता है कि मुझे तो अब यहाँ इंडिया में नहीं रहना, मुझे फॉरेन सेट हो जाना है, बट उसका अगर डेस्टिनी में फॉरेन सेटल लिखा ही नहीं है तो फॉरेन सेटल कैसे हो जाएगा? वो जाएगा, रेमेडीज करेगा, जो जा ही नहीं पा रहा वो जा सकता है। अब अगर वो अपने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से 3, 9, 12 हाउसेस को एक्टिवेट कर लेता है तो डेफिनेटली जा पाएगा। अच्छा। वो वहां कुछ टाइम रह भी पाएगा, बट मैं फिर भी गारंटी के साथ लिख कर दे सकती हूँ वो डेफिनेटली वापस आ जाएगा। सेटल नहीं हो पाएगा। तो आप किसी की डेस्टिनी ऐसे नहीं बदल सकते। जो गारंटी लेते हैं तो भाई उनको नमन। अच्छा, एक जनरल क्वेश्चन, ठीक है, कि जो वास्तु है, अगर किसी ने अपना वास्तु ठीक से बना रखी है, सारी चीजें सोच समझ के प्रॉपर वास्तु के साथ कर रखा है, लेकिन उसके कुंडली में इश्यूज है, ठीक है, तो क्या उसका इम्पैक्ट कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वास्तु के हिसाब से उसने बना रखी है पर उसको फिर भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो डेफिनेटली उसकी जो चार्ट है, बर्थ चार्ट है, वो वीक है। उसे वो जब वो एक्टिवेट कर लेता है, उसकी कुछ रेमेडीज कर लेता है, तो उसकी लाइफ में काफी चीजें बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। तो मैं तो डेफिनेटली कहूंगी कि आप न्यूमरोलॉजी भी देखो, आप एस्ट्रो भी देखो, साथ में वास्तु भी करो, तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। और अगर हम सिचुएशन वाइसा वर्सा कर दे तो कि किसी की जो वास्तु है वो बिल्कुल खराब है पर कुंडली बहुत अच्छी है, डेस्टिनी बहुत अच्छी है, तो लाइफ में बहुत सारी चीजें बेटर होती हैं। मतलब कुंडली ज्यादा मैटर करती है। बहुत मैटर करती है। इम्पैक्ट तो रहते ही है ना डायरेक्शन में, क्योंकि वो भी प्लैनेट्स है, यहाँ पे भी प्लैनेट्स है। बट देखो ना, अगर आपके जो प्लैनेट्स वीक होंगे वो आपके घर में भी वीक होंगे, बट अगर वो आपके इतने काम के नहीं है, समझ लीजिए आपका जो स्टडी से रिलेटेड कोई इतना वर्क नहीं है, और आपका WSW वीक है, एजुकेशन की डायरेक्शन है, ठीक है, वो अगर वीक है तो वो इतना आपके ऊपर इम्पैक्ट नहीं डाल रही, समझ रहे हैं? तो आपका जो काम है वो भी मैटर करता है।
अच्छा, तो मतलब ये वेरियस फैक्टर्स हैं जिन्हें देखा जाता है किसी जी। भी चीज तक पहुंचने से पहले, कि कोई हम लोग सोल्यूशन पे जा रहे हैं उससे पहले बहुत मैटर करता है कि कुंडली में भी क्या बिल्कुल। है, आपका काम क्या है, हर एक चीज मैटर कर रही है। मैटर करती है। और साथ में इसीलिए सब डायरेक्शंस को कभी नहीं छेड़ना चाहिए। बहुत सारे वास्तुकार क्या करते हैं, जाते हैं सब चीजों को, ये गलत है, ये ऐसे कर दो, ये हटा दो, ये लगा दो। एक्चुअली नहीं यही करना प्रॉब्लम चाहिए। है। जैसे सर ने ना स्टार्टिंग में वाली बात बोली भी थी कि लोगों को लगता है कि वास्तु करवाएंगे फिर वो तोड़फोड़ करवा देंगे, बिल्कुल। बहुत खर्चा हो जाएगा, तो ऐसे केस में क्या कैसे मैनेज करें? ऐसे तो- केस में ना हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी हम साइट करते हैं तो हम लोग है ना 1:1 क्लाइंट से मिलते हैं, अच्छा। पर्सनली खुद मिलते हैं। कोई हमारी टीम का आदमी नहीं मिलता कि हम किसी को भेज के कराएं। उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं, कहाँ कहाँ किस किस जगह पे हमारे को काम करना है मेजरली। ओके। तो जब हम उसकी साइट पे जाते हैं, उसके घर जाते हैं, उसकी फैक्ट्री जाते हैं, तो उसने हमारे से सब कुछ शेयर करा होता है। अब मेरे को दिख रहा है कि आपकी इस डायरेक्शन के अंदर फॉल्ट है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर उस समय नहीं आ रहा, हाँ। तो हम उस डायरेक्शन को नहीं छेड़ेंगे। ओके। हम काम उस पे करेंगे जो अभी आपको इम्पैक्ट डाल रही है। पर और जब फ्यूचर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ तो वो फिर जब मैंने आपको बोला कि हमारी लाइफ टाइम कंसल्टेशन उसके साथ रहती है, हम जुड़ गए तो जुड़ गए, तो आपको आती है प्रॉब्लम, तो हम फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं नेक्स्ट फेज पे, क्योंकि इसमें भी अलग अलग फेजेस होते हैं काम करने के। राइट। तो एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट, एक अच्छा वास्तु शास्त्री कभी भी आपको ओवरडोज नहीं देता, क्योंकि जब भी ओवरडोज लेंगे या ओवर ईटिंग करेंगे तो वॉमिट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे ही वास्तु के अंदर जब रेमेडी करानी होती है तो उसी डायरेक्शन को छेड़ा जाता है जो एट प्रेजेंट आपको मेजरली इम्पैक्ट डाल रही है, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ओके। अदरवाइज आपकी लाइफ सेटल होने की जगह ना बिगड़ जाती है, आपको लाइफ के झटके आने शुरू हो जाते हैं। ओके। तो ये जो वास्तु है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि अगर आपका टाइम खराब चल रहा है ना, तो वास्तु आप जितना मर्जी करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सच है ये? देखिए, बोलने वाले तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं। मतलब हम क्या माने पर एग्जैक्टली कि वास्तु करवाएं जो नहीं करवाएं? जो करवा रहा है वो जानता है कि उसकी लाइफ में कितना फर्क आया है। बहुत लोग ऐसे हैं जो जीरो से हीरो बने। हमारे पास बहुत अच्छी ऐसे इसकी एग्जाम्पल्स हैं जो जीरो से हीरो बन गए। तो डेफिनेटली काम तो करता है। और मैं तो एक मानना ये है कि आपकी लाइफ में जब अच्छा टाइम आता है तो ही आपको अच्छा कंसल्टेंट मिलता है। बिल्कुल, ये भी बात सही है, क्योंकि आप अच्छे लोगों तक तभी पहुंचते हो जब आपका टाइम अच्छा हो। क्योंकि आप एक बात समझिए, जितने प्रोफेशनल लोग हैं, अगर मैं प्रोफेशन की बात करूं, प्रोफेशनल लोग हैं, एक तो लोगों को मिथ रहता है कि प्रोफेशनल जो आदमी होता है, जो सर्विस सेक्टर में होता है, उसका कोई लगता नहीं है, वो पैसे किस बात के ले रहा है। बट दैट इज देयर अर्निंग सोर्स ना, दैट इज व्हाट। अब जैसे एक व्यापारी होता है, वो अपने गोडाउन के अंदर माल भरता है, ऐसे एक जो सर्विस आपको प्रोफेशनली कंसल्टेशन दे रहा है, वो अपने दिमाग के अंदर स्टोर करता है, वो बहुत जगह जगह से ज्ञान लेता है, उसमें भी तो पैसे खर्च होते हैं। क्या हमने पढ़ना छोड़ दिया? क्या हमने सोच लिया हमारे को सब कुछ आता है? नहीं, हम अब भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। क्योंकि डायमंड जो है ना, उसको भी बार बार पॉलिश करते रहो, जितना आप निखारोगे उतना वो निखरता जाएगा। सही बात है। तो हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने क्लाइंट्स के लिए कर रहे हैं कि उनको और अच्छा क्या दे सकते हैं, और अच्छा क्या कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि यार इनका तो कुछ लग नहीं रहा। ये जो पढ़ाई है ना, ये इसकी जो ऑकल्ट साइंस की जो स्टडीज है पूरी, मुझे लगता है ये तो अनएंडिंग है शायद। बिल्कुल, इसका तो सागर, महासागर। आप कितना ही समझ लो, हमेशा कुछ नया मिल जाता है। जितने गोते मारोगे उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। हाँ, राइट। ये अभी तो एक छोटा सा पात्र है, भरा है, पता नहीं कितना कुछ है संसार में। क्योंकि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ ना, मुझे लगता है मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है, कुछ नया पता चलता है, और हमेशा कुछ ऐसा पता चलता है जो मुझे लगता है कि ये कितना आसान था, पर मैं समझ क्यों नहीं पाई इस चीज को अभी तक, जो हमारे आसपास ही कुछ हो रहा है। इसीलिए ना, आप कोई एस्ट्रोलॉजर चूज कर रहे हैं, आप वास्तु कंसल्टेंट चूज कर रहे हैं, तो आपको टाइम लगाना चाहिए। कोई भी प्रोफेशनल आदमी कड़वा जरूर होगा, लेकिन उसकी कड़वाहट के पीछे वो आपकी लाइफ के अंदर मिठास लाना चाहता है, इसलिए उसको कड़वा होना पड़ता है। अगर वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा, आपके हाँ में हाँ चलेगा, तो कभी भी वो आपकी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं ला सकता, आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। बिल्डर्स बहुत बार चाहते हैं हम उनके अकॉर्डिंगली बात करें। हाँ, आप इसकी रेमेडी करा देना, हम आप इसकी ना ठीक ऐसी करवा दो, आप ना उन क्लाइंट को मत बताना। क्यों? पर उनको तो मुझे उनको चोट क्यों देनी है? मुझे उनको चोट ही नहीं देनी है।
जब वो न्यू कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, अपना नया घर, अपना मकान नहीं बना रहे, घर बनाना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें चोट क्यों देंगे? सॉरी। और बहुत सारे लोग, मुझे लगता है मैक्स इंडिया में तो स्पेशली, जब लोग घर खरीदते हैं ना, तो वो एक तरीके का उनका सपना होता है जो वो अपना पूरा कर रहे हैं। आप देखेंगे बहुत सारी साइट्स पे ऐसा होता है कि इस घर में आने के बाद प्रॉब्लम हुई। अब मैं एक रिसेंट की केस स्टडी बताता हूँ। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट क्रिएट हो गया, जो डेवलपर था वो बोला जी हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बना रखा है। तो मैंने उनको बोला नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तो दे सेड मी कि सर इसकी तो हमने साउथ की वॉल पे WC लगा दी है, इसकी हमने नॉर्थ की वॉल पे लगा दी है, वास्तु के अंदर आप तो साउथ की वॉल पे लगाते हैं नॉर्थ। लेकिन अगर मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर अगर आप फ्लैट के सेंटर से अगर जोन करते हैं, एक ट्राइंगल बनता है, तो जोन तो नॉर्थ ईस्ट ही रहता है। राइट। आप लोगों को मिसगाइड क्यों करते हो? आप ये कह दो सर हमारे को नहीं पता, हमने अपने हिसाब से बनाया है, आपके पास कोई वास्तु कंसल्टेंट है, आप अपनी तसल्ली कर लीजिए, लेकिन मिसगाइड मत करिए। लोगों को यही नहीं पता कि वो माल बेचने के चक्कर में किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। करेक्ट। एक तो आदमी अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी जोड़ के वो फ्लैट खरीदता है या प्रॉपर्टी खरीदता है, फिर वहां पे बीमारी लेके अपनी बची कुची जो पूंजी है वो उसको ठीक करने में लग देता है पेशेंट को। बिल्कुल। वो कहते हैं सर, मतलब मेरी बहुत बात होती है तो कहते हैं सर नहीं हमारा बजट नहीं है, क्योंकि एक प्रोफेशनल आदमी होता है वो महंगा जरूर होता है मार्केट से, वो कभी भी सस्ता नहीं होता। तो वो जब सजेशन देता नहीं सर हमारा बजट नहीं और हमारे को जरूरत भी नहीं है वास्तु की, हम तो हथौड़ा मारते हैं, हमारा तो फ्लैट वैसे ही बिक जाता है, तो हमें जरूरत क्या है? सही बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी भी तो है ना। एक आदमी आ रहा है, आप उसको क्या दे रहे हो? आप उसको बीमारी बेच के जा रहे हो, जिसके बारे में उस बेचारे को पता ही नहीं। वो पूछता है अपने वास्तु के हिसाब से बनाया, हाँ हमने वास्तु के हिसाब से बनाया, जबकि वास्तु का वी भी नहीं होता वहां पे। बट बहुत बार क्लाइंट्स भी अड़े जाते हैं, मतलब वो वास्तु फॉलो तो करना चाहते हैं, उन्होंने हायर कर लिया, बट वो चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग ही हम चले। हाँ, मतलब उनको उनका कहना होता है कि ये चीज मुझे यही अच्छी लग रही है, तो आप मुझे बताओ कैसे करना। अगर हमने नॉर्थ में मना किया है रेड कलर नहीं लेना, पर उन्हें अगर रेड कलर की कोई चीज पसंद आ गई, अब कोई पेंटिंग या डिजाइन, तो वो चाहते हैं वहां करें। पर अगर अच्छा वास्तु एक्सपर्ट होगा तो वो कभी भी उनके हिसाब से नहीं चलेगा। जो उनके लिए अच्छा है उसके हिसाब से चलेगा, क्योंकि उन्होंने उन्हें हायर किया है। राइट। तो अगर उसके बाद अगर वो गलती करते हैं तो वो उनकी तरफ से होती है, जो हम नहीं करने देते। इसलिए बहुत जगह हमें रिजेक्ट होना पड़ता है। क्या किसी भी जगह का 100% वास्तु पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, अगर आप अच्छे फॉलोवर हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, कि मतलब हर चीज एकदम अगर आप जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम कह रहे हैं वैसा आप करते जाते हैं, तो डेफिनेटली आपका कंप्लीटली वास्तु फ्रेंडली बन सकता है। पर आप चाह रहे हो नहीं, हमें तो बच्चों का रूम यही चाहिए, हमारा रूम इधर ही चाहिए, हमारा बालकनी वाला होना चाहिए, बच्चों को साउथ वेस्ट में भेज दो। तो अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, पर आप कह रहे हो हमने घर वास्तु के हिसाब से बनाया है, तो उसका तो देखो आपको थोड़ा सा भुगतान करना ही पड़ेगा। फॉलोवर जितना अच्छा है ना, रिजल्ट उतना अच्छा है। डेफिनेटली वो वैसे काम करेगा जैसा जैसा आप फॉलो करोगे। और मुझे लगता है कि वास्तु एक छोटे से, मतलब एक स्लम से लेकर एक बड़े बंगलों तक सबको अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल करता है, बिल्कुल करता है। देखो मैं कहूंगी एक रेडी का भी वास्तु होता है, एक सब्जी बेचने वाले का भी वास्तु किया जा सकता है। अच्छा जी, उसने कौन सी चीज कहाँ रखी है उसके हिसाब से उसकी चीज भी बिकती है। अगर बड़े घर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि लोगों को मिथ भी है कि वास्तु सिर्फ बड़े बड़े घरों का होता है, 500 गज, 1000 गज, 2000 गज की कोठी का होता है। ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें तो हम अपनी अगर केस स्टडीज की बात करें तो हमने 25 गज के घर का भी वास्तु किया है। अच्छा, 25 गज होता कितना है? तो ये लोगों को मिथ है। अवेयरनेस बढ़ती जा रही है जैसे जैसे। सोशल मीडिया का फायदा भी है, नुकसान भी है। तो ये तो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है वो चयन कैसे कर रहा है। बिल्कुल। मेरे नोन में कोई है जिनके साथ ऐसा हुआ कि वो किसी घर में, मतलब उन्होंने घर लिया, ठीक है, वहां रहना शुरू किया, बहुत अच्छा काम था उनका। विद टाइम वो काम जो है ना वो डाउन हो गया, ठीक है, बिल्कुल खत्म ही हो गया। वो जो जिन्होंने वो घर खरीदा वो बीमार हो गए और बहुत, मतलब हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए, कर्जे हो गए अचानक से। एंड देन दे मूव्ड टू अ रेंटेड प्लेस। किसी वजह से वो घर बेचना पड़ा और रेंटेड प्लेस पे आए, चीजें ठीक होने लगी। अचानक से चीजें वापस हो गई कि नहीं, बेटर हो रही हैं, पैसों की भी प्रॉब्लम ठीक हो गई, हेल्थ इश्यूज भी थोड़े से डाउन आ गए,
जब सब चीजें मतलब नॉर्मल पेस पे आनी शुरू हुई, बट कहीं ना कहीं उनके दिमाग में जिद थी कि नहीं मुझे ना उसी घर में जाना है, क्योंकि एक होता है ना आपका वही इमोशंस वाली बात की इमोशंस जुड़ जाते हैं, एंड देन दे मूव्ड टुवर्ड्स दैट प्लेस, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स मतलब हेल्थ इश्यूज इतने बड़े कि उनकी डेथ हुई और फैमिली ने बहुत सफर किया। तो क्या ये कोई पर्टिकुलर वास्तु दोष की वजह से हुआ या फिर ये मेजरली कुछ और ही दिक्कत है, क्या हो सकता है ये? देखिए, इसमें डेफिनेटली वास्तु दोष हैं। अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनके घर का NNE बहुत वीक होगा, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, जहां पर नॉर्थ ईस्ट बहुत वीक होता है वहां पर हेल्थ इश्यूज आते ही आते हैं। उसके साथ और भी डायरेक्शन, जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला, साउथ वेस्ट मेजर रोल प्ले करते हैं। ऐसी कुछ डायरेक्शंस जहां पर सोना आपको प्रॉब्लम देता ही देता है, क्योंकि आपकी एनर्जी डिस्पोज हो रही है, आपको वो एनर्जीज ही नहीं मिल पा रही है, बॉडी में वो एनर्जीज ही नहीं आ पा रही है जिससे आप सही से डिसीजन ले पाए, सही से आप आगे बढ़कर कुछ काम कर पाए। तो हेल्थ इश्यूज के लिए आपको सबसे पहले ना आए उसके लिए नॉर्थ ईस्ट जरूर ठीक रखना चाहिए। अब आपने हेल्थ की बात की है तो मैं छोटी सी एक रेमेडी जरूर देना चाहूंगी जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू सब तक पहुंचे। अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट वीक भी नहीं है और आपको हेल्थ इश्यूज आ ही रहे हैं, तो आपको एक धनवंतरी की पिक्चर नॉर्थ ईस्ट में जरूर लगाना चाहिए, सिल्वर कलर के फ्रेम के अंदर। अच्छा। और उसके साथ रात को आप वहां पर एक गिलास चांदी के गिलास में या चांदी की बोतल में पानी रखकर छोड़ दें और सुबह वो खाली पेट पानी पिए। इससे जो आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक होनी, बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। और आप दवाइयां जो ले रहे हैं वो दवाइयां लेते रहना है आपको रेगुलर। साथ में आप ये करके देखिए, इसका मैंने बहुत ही मैजिकल रिजल्ट पाया है। ओके, आई होप व्यूअर्स ये करें ताकि उनकी प्रॉब्लम ठीक हो। और एक चीज और ऐड करूंगा, साथ में ये आपका हेल्थ का जोर है। यहाँ पे एक देवता बैठा हुआ चरक, जो कि हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो कि डॉक्टर की डायरेक्शन है। अगर यहाँ पे बैठ के किसी मरीज को दवाई भी दे दोगे, पानी भी पिला दोगे, तो वो औषधि का काम करता है। अच्छा। तो जो जैसे निशु मैम ने बताया कि भगवान धनवंतरी की इमेज लगाना बहुत अच्छा है, चांदी के गिलास या बोतल में पानी पीना बहुत अच्छा है, ऐसे ही जोन के अंदर आपका मेडिसिन रखना बहुत अच्छा है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स के अंदर। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में, जिनके घर में दवाइयां बिखरी रहती है, तो आज ही वो लोग अपने घर की सारी दवाइयां इकट्ठी करें और एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में रख के अपने घर के नॉर्थ ईस्ट, जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बिल्कुल मध्य में पाई जाती है, अगर वहां पे वो मेडिसिन को रखेंगे तो वो मेडिसिन संजीवनी का काम करेगी। ओके। और सारे रूम्स में मेडिसिन ना रखें, सारी मेडिसिन को इकट्ठी करें और नॉर्थ ईस्ट में रख दें। सबके बेडरूम्स में मेडिसिन रहती हैं, कहीं पे भी मेडिसिन रख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना। मेडिसिन हमेशा एक ही जगह पे रखें। प्रॉब्लम कोई भी हो, किसी की भी हो, अगर आप खुद लेना नहीं, आपको पता है कि आप ज्यादा बेड रिटर्न है, आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं, तो आप मेडिसिन जो है, जो टाइमरेरी कुछ रख लेनी है, तो वो कुछ टाइम के लिए अपने पास रखें, अदरवाइज ना रखें। हैबिट बना ले। देख रही हूँ कि कितनी छोटी छोटी चीजों का कितना इम्पोर्टेंस है जो शायद लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंचा आज तक। बिल्कुल। और मतलब मैं अपने भी घर की बात करूँ तो कहीं पर भी पड़ा है कुछ भी, मतलब हम लोग कभी ध्यान नहीं देते। आजकल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। जब से कोविड आया उसके बाद तो हर घर में छोटी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स चली रही हैं। तो खासकर हमें मेडिसिन का, हेल्थ का तो खासकर ध्यान रखना ही चाहिए। ये जो चांदी ग्लास की रेमेडी बताई है, आप इसे करके देखिएगा, मतलब मैंने इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे पाए हैं। दूसरी, बीमार आदमी को भी अगर मान लीजिए किसी के घर में हॉस्पिटल से छूट के आता आदमी, अगर इस डायरेक्शन के अंदर उसको सुलाया जाए, बिठाया जाए, तो उसकी रिकवरी भी बहुत फास्ट होती है। अच्छा। तो आप देखते हैं कई बार डॉक्टर्स के नाम खराब होते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये एक डॉक्टर को रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। तो आप देखेंगे जिस डॉक्टर की डॉक्टरी ना चल रही हो, तो उसके नॉर्थ ईस्ट के अंदर 100% प्रॉब्लम होगी, उसका नॉर्थ ईस्ट 100% इनबैलेंस होगा। अच्छा। तो सर, जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि अगर हम लोग इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में पेशेंट्स को सुलाते हैं तो उनके ठीक होने के चांसेस जल्दी हो जाते हैं या जल्दी रिकवर करते हैं, तो क्या ये सब लोगों के लिए भी मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में वो सो रहे हैं, किस तरफ पैर हैं, किस तरफ सर है, क्या रहता है इसका सही? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लोगों को कंफ्यूजन भी रहती है कि हमारे को बेड हेड कौन सी डायरेक्शन में रखना चाहिए। लोगों को मिथ रहता है कि ये डायरेक्शन गलत है, ये डायरेक्शन ठीक है। अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग बात करें और साइंटिफिकली बात करें, तो
साउथ बेडेड बहुत अच्छा होता है, ओके। आपका ईस्ट बेडेड बहुत अच्छा होता है, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर सर करना। एक मिथ चला आ रहा है कि पंडित लोग कहते हैं या बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि नॉर्थ के अंदर बेडेड इसलिए नहीं रखते कि हमारे पैर यम की तरफ हो जाते हैं, अच्छा। कि हमारे को यम की तरफ पैर नहीं रखने। जबकि साइंटिफिक रीजन ये है कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा ब्लड होता है उसके ब्रेन के अंदर, और ब्लड के अंदर बात करें तो आयरन सबसे ज्यादा होता है। करेक्ट। तो नॉर्थ जो हमारा जोन है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है, वहां से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है, और मैग्नेट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या करता है? आयरन। करेक्ट। जिसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, इस वजह से नॉर्थ के अंदर बेडेड मना किया जाता है। ओके। और जो लोग, कई लोग कंफर्टेबल भी होते हैं, मतलब मेरे पे ऐसी केस स्टडीज भी है कि हम 10 साल से 15 साल से नॉर्थ बेडेड में सो रहे हैं, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनको जो प्रॉब्लम आती है इमीडिएट आती है। और क्या प्रॉब्लम्स होती हैं वो जो नॉर्थ में होती जैसे है? रेगुलर हेडेक रहना, अच्छा। डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम, और अगर बहुत एक्सट्रीम केस हो तो कैंसर तक भी हो सकता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर बेडहेड इसीलिए मना किया जाता है। एक साइंटिफिक वास्तु एक्सपर्ट या साइंटिफिकली बात करें, ये इन जनरल भी है कि नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो करती है। ईस्ट के अंदर हम बेडहेड इसलिए कहते हैं कि वहां से सोलर एनर्जीज का फ्लो आता है, तो वो अच्छा होता है एक यंग के लिए, किड्स के लिए जो स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ईस्ट का बेडहेड अच्छा बताते हैं। और अगर डीप स्लीप की बात करें एजेड पर्सन या मतलब मीडियम एज के लिए, तो साउथ का बेडेड बहुत अच्छा होता है। साउथ से बेडेड में नींद अच्छी आती है, डीप स्लीप आपको अच्छी होती है। ओके। तो अगर हम बात करें तो एल्डर्स की जो अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए साउथ का बेड ही रखना चाहिए। अच्छा। फर्स्ट ऑप्शन साउथ का है। अगर नहीं मिल पाता साउथ में तो फिर हम लोग जाते हैं ईस्ट में। हाँ, किड्स के लिए ईस्ट की डायरेक्शन ज्यादा अच्छी होती है। जो किसी भी चीज की स्टडीज कर रहे हैं उनके लिए ईस्ट की डायरेक्शन बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ अगर अभी बेड्स की बात हुई है तो मैं बॉक्स की भी बात करना चाहूंगी कि आजकल का चलन है बॉक्स बेड का। हाँ। पहले तो पता ही है, पहले के जमाने में कभी भी बॉक्स बेड नहीं हुआ करते थे, बट अब जरूरत इतनी बढ़ गई है कि सामान रखने की इंसान के पास जगह नहीं रही, तो उन्हें बॉक्स बेड क्रिएट किए। अब बॉक्स बेड में हमें खासकर आप इसे यूज कीजिए, बट क्या रख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। अच्छा। अगर आप बॉक्स बेड के अंदर कोई भी यूटेंसिल्स रखते हैं, जूते चप्पल रख देते हैं, लेदर के पर्सेस रख देते हैं, तो आप हमेशा अपनी नींद डिस्टर्ब ही पाएंगे। इवन मैंने यहाँ तक देखा है कि डिप्रेशन तक में जाने का रीजन बॉक्स बेड बहुत बार बन जाता है। तो कभी भी बॉक्स बेड में लेदर के शूज, पर्सेस, लेदर का कोई भी सामान, आपका रेक्सिन का कोई भी सामान, इस तरह की चीजें नहीं रखनी चाहिए। यूटेंसिल्स नहीं रखने चाहिए। आपके पास गिफ्ट्स बहुत सारे आते हैं, हम गिफ्ट्स उठाकर सब चीजें, इलेक्ट्रिक चीजें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कुछ भी हम उसमें रख देते हैं। ऐसा ना करें। अगर आपको बॉक्स बेड में कुछ रखना है तो आप ब्लैंकेट्स रख सकते हैं, अपने जो डेली की बेडशीट्स हैं वो सब रख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी कपड़े रख सकते हैं, बट आप बॉक्स बेड के अंदर इसके अलावा कोई भी सामान ना रखें, जिससे आपको और हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिलीज में ऐसा होता रहता है कि गिफ्ट्स आए, क्रॉकरी आई, हाँ, कुछ भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक आया, वो सबसे पहले बेड बॉक्स में ही जाता है। हमें समझ नहीं आया और हमने वहीं रख दिया। हाँ। कि इजी रहेगा, ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। साइट्स पे जाते हैं तो हमारे को दिखता है, जब हम उनका बेड खोलते हैं वो लोग, तो उसके अंदर दिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है बहुत साल, दसियों साल से, कि हमारी दादी ने रखवा दिया था, वो अब निकल रहा है। हाँ। तो वो बेड के अंदर जब भी रखते हैं तो नींद डिस्टर्ब रहती है। और एक लेमैन को क्या करना चाहिए, उसको अपने बेड के अंदर हमेशा भीमसेनी कपूर हर कॉर्नर्स के अंदर एक कटोरी के अंदर या कॉटन की पोटली बना के, उसके जैसे आपका अगर एक सिंगल बॉक्स बेड है तो उसके 4 कॉर्नर, कॉटन कपड़े की, और अगर 2 बॉक्स बेड है तो 8 कॉर्नर हो गए, तो थोड़ा थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डाल के रखना चाहिए। वो एक इतना अच्छा टूल है कि वो आपके सारी नेगेटिविटी को भी खत्म करता है और आपकी नींद भी अच्छी करता है। मतलब जो हमारे 4 कॉर्नर्स है बेड के, उस पे कॉटन की पोटली में बांध के और उसको अंदर बॉक्स बेड के अंदर डाल दीजिए आप। वो जब खत्म हो जाए तो उसको दोबारा बना के डाल दीजिए। ठीक है। तो एक ये पावरफुल रेमेडी है, बहुत सिंपल रेमेडी है, जिससे नींद अच्छी होती है। ओके, ठीक है। तो अभी आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं, फाइनेंसेस को लेके, बिजनेस को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके। आई नो कि अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें जो छूट गई हैं, जिसको हम लोग डेफिनेटली अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में जरूर कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि क्या हम लोग ऐसी कोई जनरल रेमेडीज पे बात कर सकते हैं
जिससे जो लोग बहुत ज्यादा फिनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे हैं, मतलब एक तो वो जिनके पास फिनेंसेस आ ही नहीं रहे, और दूसरे वो जो कर्जे में डूब गए हैं, क्या उनके लिए कुछ जनरल रेमेडीज की बात कर सकते हैं? बहुत अच्छी रेमेडी आपको देने जा रहे हैं। आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट की मेन क्वाड्रेंट पे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो आपका है उसके अंदर आपको एक ब्रास के दीपक के अंदर आपको देसी घी का दीपक जगाना है डेली। ओके। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में शाम को 6 बजे जब आप वो दीपक जगाएंगे तो उसके अंदर आपने अपना घी डाला, देसी घी, गाय का देसी घी, ठीक है, और उसके अंदर जोत लगा के आपने थोड़ा सा स्प्रिंकल सिनेमन पाउडर का कर दिया। अच्छा। ये मनी को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करता है, ये मनी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको आप डेली जलाएं। तो ये घर में या ऑफिस में, दोनों जगह कर सकते हैं आप। ये आपको जो स्टार्ट करनी है शुक्ल पक्ष में स्टार्ट करनी है, शुक्ल पक्ष के फ्राइडे से स्टार्ट करनी है। अच्छा, ठीक है। ये रेमेडी उस दिन से आप करना शुरू कीजिए और इसको रेगुलर करते रहिए, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूसरा, आपको अपने घर को क्लटर फ्री रखना है। अपने प्रमाइसिस को, चाहे ऑफिस हो, चाहे आपका बिजनेस प्लेस हो, चाहे आपका रेजिडेंशियल हो, उसको क्लटर फ्री रखना है। दूसरा, हम जो खासकर ध्यान नहीं देते वो है हमारे वॉशरूम्स। वॉशरूम्स को क्लीन रखना तो जरूरी है ही, साथ में हम क्या करते हैं, अपनी WC की लेट को खुला छोड़ देते हैं। हाँ। लेट को हमेशा बंद करके रखें। नेगेटिविटी का सबसे बड़ा जरिया है वो वॉशरूम, वो WC, वो किसी भी डायरेक्शन में हो। आप कितना मर्जी वास्तु फ्रेंडली कर लीजिए, बट अगर आप इन छोटी छोटी चीजों को फॉलो नहीं करते तो आपको एक कनेक्टिविटी, वो डिसबैलेंस लाइफ में वो फील होती रहेगी। ओके। तो आपको अगर उन एनर्जी से कनेक्ट नहीं करना तो इन चीजों को फॉलो कर लीजिए। तो मतलब ये जो फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, ये हमारे घर से भी उतने ही कनेक्टेड हैं जितने ऑफिस से। डेफिनेटली हमें दोनों जगह इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा यूज करने के बाद WC को, उसके लेट को बंद करके रखें। दरवाजा हमेशा बंद रखें। बहुत बार बच्चों की आदत होती है घरों में, यूज किया खुला छोड़कर चले गए, तो उनको भी ऐसी हैबिट डालें जो उनको सारी उम्र काम आए। और आपको कुछ रेमेडी बिजनेसमैन के लिए देता हूँ कि बहुत सारे बिजनेसमैन कहते हैं कि हमारे बिजनेस के अंदर अनवांटेड एक्सपेंस लगे रहते हैं। या अगर एक गृहिणी की बात करें, एक हाउसवाइफ की बात करें, तो कहते हैं कि मेरे घर में अनवांटेड एक्सपेंस बहुत होते हैं। तो एक बहुत पावरफुल रेमेडी है, आपको एक घड़ा खरीदना है, घड़ा ले लीजिए या फ्लावर पॉट ले लीजिए जिसका ऊपर से मुंह छोटा हो और पेट बड़ा हो। ओके। और उसको एम्प्टी आप अपने घर की साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। अच्छा। आप डस्टबिन भी रख सकते हैं वहां पे, थोड़ा बहुत कूड़ा उसमें, मतलब पेपर डाल सकते हैं आप उसके अंदर, तो वो भी आपके अनवांटेड एक्सपेंस को कम करेगा। अगर आप डस्टबिन रखते हैं तो हमेशा लेग वाला लेना है जो ढका रहे। पॉट ले सकते हैं, पॉट जो आप सुराही, जिसको कहेंगे सुराही के रूप में, जिसका पेट बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, नीचे से बड़ा और ऊपर से छोटा, वो येलो कलर का आपको वहां रखना है, बहुत अच्छा रहेगा। और दूसरा, कोई जैसे बिजनेसमैन कहता है मेरी लाइफ में अप डाउन्स बहुत सारे लगे रहते हैं, ग्रोथ नहीं होती, तो एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है। मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया है और उनको बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। आपको करना क्या है, आपको एक मिट्टी का घड़ा खरीद के लेके आना है और उसको नेचुरल, आप गौशाला की मिट्टी ले आओ तो बहुत अच्छा है। अच्छा। उस घड़े को पूरा आप गौशाला की मिट्टी से भर के अपने घर के, अपने ऑफिस के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रखिए। ओके। और कोशिश करिए उस घड़े के ऊपर अगर आप पीला रंग कर देंगे तो और अच्छा है, सोने पे सुहागा है। तो ये आपकी अनस्टेबिलिटी को कम करेगा और आपकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। प्लांट नहीं लगाना उधर कभी, उसमें प्लांट नहीं कराना, सिर्फ आपको गौशाला की मिट्टी उसके अंदर भर के रखनी है। प्लांट लगाते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं लगाना। अच्छा। साउथ ईस्ट के बाद से आपको कभी भी प्लांट लगाना ही नहीं है साउथ वेस्ट तक। ओके। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है, उनको बहुत अच्छा भी रिजल्ट मिलता है बिजनेसमैन को। जितने भी लोगों को आज तक ये रेमेडी कराई है उनके फोन आते हैं कि सर मजा आ गया, हमारे ये एक्सपेंस भी कम हो गए और अब स्टेबिलिटी भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। ओके। और अगर किसी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो उसको उतारने के लिए कोई रेमेडी है? देखिए, कर्जा उतारने के लिए ना सबसे पहले जितना भी एक आपका मन से ये इच्छा जरूर होनी चाहिए कि हमें कर्जा उतारना है। अब कर्जा चढ़ा कैसे, ये भी डिपेंड करता है। ओके। कर्जा किस चीज का है, बैंक का है, आपका पर्सनल, आपने किसी से लोन लिया है, या आपके एक्सपेंसेस इतने थे कि आपने बिना सोचे समझे खर्च करने शुरू किए,
तो वो डिपेंड करता है। अदरवाइज कर्जा उतारने की जनरली बात की जाए तो एक छोटी सी रेमेडी है, आप मंगलवार के दिन से आप अपना कर्जा उतारना शुरू कीजिए। एक नारियल में, कोकोनट जो सूखा नारियल होता है, गोला जो टीके में यूज किया जाता है, वो सूखा नारियल लेना है, उसको ऊपर से काट के उसके अंदर सतनाजा, थोड़ा सा गेहूं का आटा भून के, थोड़ा सा काले तिल और सफेद तिल और देसी घी डालकर उसको बंद कर दो। उसको बांध के पीपल के पेड़ के नीचे या जहां पर चींटियां बहुत सारी रहती है उसके आसपास रखिए। अगर आप खड्डा खोद कर दबा सकते हैं तो आप दबा दीजिए मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन। तो ये हर मंगलवार और शनिवार, ये हर मंगलवार शनिवार कीजिए जब तक आप पूरी तरह से कर्जा से फ्री नहीं हो जाते। अदरवाइज ये आप करके देखिए, मतलब रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। जो मंगलवार कर्जा जरूर उतारना शुरू करेंगे वो मंगलवार का दिन चुने, कभी भी बुधवार को कर्जा ना उतारें। अच्छा जी, बुधवार को कर्जा ले भी नहीं और मंगलवार को भी कर्जा नहीं लेना चाहिए कभी भी। अगर आपने बुधवार को मंगलवार को कर्जा ले लिया तो वो आपका उतरना मुश्किल हो जाता है। जी, मंगलवार के दिन से जब भी आपको किसी की छोटी सी पेमेंट भी करनी है ना, समझ लीजिए मेरी ये पेमेंट पेंडिंग है, आप मंगलवार को कीजिए। आपको जिसके भी कर्जदार है ना, चाहे आपको मेड्स को भी देना है, मेड्स भी पूरा महीना पूरा काम करने के बाद पैसे ले रही है, तो उसको भी मंगलवार ही बांध लीजिए, आपकी लाइफ में कर्जे चढ़ेंगे ही नहीं। और अगर हम वास्तु की बात करें तो आपकी डायरेक्शन है दो, जहाँ पे डोर आने से आपके कर्जा चढ़ता है। आपने देखा होगा कि अगर हम बनियों की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में द्वार खुलवा देते हैं, डोर खोल देते हैं। अच्छा, तो जिस घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट के अंदर डोर होगा वो व्यक्ति कर्ज मुक्त हो ही नहीं सकता। साउथ वेस्ट में डोर होगा तो कर्जा होगा ही होगा। अच्छा, तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर डोर खुला हुआ आदमी को कर्ज मुक्त होने ही नहीं देता। जबकि बहुत अच्छा मानते हैं नॉर्थ ईस्ट, पर नॉर्थ ईस्ट का द्वार नहीं होना चाहिए। तो वो कर्जा बढ़ाता है, घटाता नहीं है। तो इसके रेफरेंस बहुत सारे ग्रंथों के अंदर लिखे हुए हैं। तो कभी भी हमारे को नॉर्थ ईस्ट के अंदर मेन द्वार, मुख्य द्वार या दरवाजा नहीं बनाना चाहिए। हर डायरेक्शन के अंदर पॉइंट्स होते हैं, वैदिक एंट्रीज होती हैं, उसका ध्यान रखते हुए ही आपको द्वार का चयन करना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए, आपने इतना टाइम दिया। एक आखिरी सवाल है मेरी तरफ से कि अगर किसी को आपसे कनेक्ट करना है, आपसे कंसल्टेंसी लेनी है, तो वो कैसे आपसे कनेक्ट कर सकते हैं ताकि लोगों की हेल्प हो पाए? तो आप अगर हमारे से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे हमारे को फॉलो कर सकते हैं, वास्तु फॉर हैप्पी लाइफ। वास्तु के अंदर AA आता है, और जो नीचे स्क्रीन पे आपको नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इससे आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये डायरेक्ट नंबर है वास्तु फॉर हैप्पी लाइफ का। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, एक लास्ट चीज, क्या आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे कि कैसा लगा आपको आज? बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट था। आपके जो क्वेश्चंस थे बड़े क्लियर थे, बहुत अच्छे से फ्रेम थे, जिसके आंसर देने में भी मजा आ रहा था और सबसे कनेक्ट करने में भी बहुत मजा आ रहा था। थैंक यू। और बाकी बात करें आपके स्टूडियो की, पॉजिटिव ऑरा है और आप लोग इतने हेल्पफुल हैं, इतना अच्छे से आप लोगों ने पॉडकास्ट किया है। और इन जनरल जो हम लोग जब और जगह शूट पे जाते हैं तो कहीं से कहीं तक भी आपके पॉडकास्ट के अंदर ऐसा नहीं लगा कि कोई कमर्शलाइजेशन हो। जो नेचुरल जो भी चीजें हैं, आपने जो भी क्वेश्चन पूछे वो बिल्कुल नेचुरल है, जो लेमैन के लिए काम करते हैं। एक लेमैन को आज जरूरत है उसकी। अगर हम बात करें तो हर आदमी को आज हेल्थ की जरूरत है, हर आदमी को आज वेल्थ की जरूरत है, हर इंसान को आज पीस की जरूरत है। तो हमने सारा का सारा वही चीज आज कवर करी है आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। मतलब आप दोबारा आओगे ना तो डेफिनेटली, बिल्कुल डेफिनेटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हम और भी ऐसे गेस्ट आपके लिए लाते रहें तो अभी हमारे चैनल पॉडकास्ट विद आशी को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा दूसरा चैनल आरुषि विद क्लिप्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसपे हम लोग इन पॉडकास्ट के छोटे छोटे क्लिप्स को अपलोड करते रहते हैं।